हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा एनसीईआरटी बेस्ड संपूर्ण हिस्ट्री की एक क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पूरा एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का जिस्ट है उनको क्वेश्चंस की मदद से देखेंगे, थ्योरी की मदद से देखेंगे। आप लोग पहले ही क्वेश्चन से समझ जाओगे कि किस तरह से हम लोग इसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू पढ़ने वाले हैं। ये पूरा लेक्चर आप लोग अच्छे से देखिए, पूरा ध्यान से देखिए। इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट करने के बाद में हिस्ट्री जो है आपका एनसीईआरटी में जो दी गई हिस्ट्री है वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। बिल्कुल ओके, तो पूरी रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। जितने भी लोग यहां पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जैसे कि मैं यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि हमने सेशन स्टार्ट किया है, तभी 1000 के करीब आप लोगों ने लाइक्स कर दिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेशन को जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पर में भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही और सेशंस, जैसे ये हिस्ट्री का मैं आपको करवा रहा हूं वैसे ही ज्योग्राफी का भी करवा दूं, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको सिविक्स का करवा दूं, पेडागोजी करवा दूं और आपकी पूरी टेस्ट भी ले लूं, ठीक है, अच्छे से। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों के ये बिहार 7th फेज में भी काम आएगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक एनसीईआरटी सोर्स से लिया गया है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आगे हम लोग यहाँ पर मैं जल्दी से। अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स आज के सेशन की, तो आज के सेशन का पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों को बताना है बीसीई से क्या तात्पर्य है। आपके एनसीईआरटी में पहला चैप्टर दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में है बीसीई स्टैंड्स फॉर। ये बीसीई का मतलब क्या होता है ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है, बताइए जल्दी से। ठीक है, बीसीई का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहां पर में बीसीई की, ठीक है, बीसीई, तो बीसीई जो है बेसिकली अगर आप लोग नंबर लाइन के ऊपर में देखोगे तो नंबर लाइन के ऊपर में यहां पर में आप लोग देखते हो कि एक जीरो नंबर होता है आप लोगों का, जीरो, फिर 1 2 3 4 होता है, फिर -1 -2 -3 -4 इस तरीके से होता है। बिल्कुल वैसे ही फ्रेंड्स अगर हम लोग यहां पर में टाइम लाइन के ऊपर में देखें तो टाइम लाइन के ऊपर में भी आप लोग देख पाओगे कि एक कोई रेफरेंस हमने लिया है। जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको हम पहला साल मानते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जितना भी समय है उसको एडी या फिर सीई में गिना जाता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी का मतलब, सीई का मतलब होता है कॉमन ईरा। दोनों एक ही चीज है, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय, सीई मतलब कॉमन ईरा, ठीक है, कॉमन ईरा, और या फिर उसको एडी या एनो डोमिनी भी बोलते हो। अभी आप लोग सीई में या एनो डोमिनी में हो, 2023 में हो ना आप लोग, सीई या एनो डोमिनी के अंदर में हो। अगर मान लो आपका जन्म जो है, आप सीटेट की तैयारी या फिर बीपीएससी की तैयारी या DSSB की तैयारी या यूपीटेट की तैयारी ईसा मसीह के जन्म के पहले कर रहे होते, तो शायद उस समय आप बीसी में होते, बिफोर क्राइस्ट के अंदर में, ठीक है। इसी को बिफोर कॉमन ईरा भी कहा जाता है। तो आप लोगों से यहां पर मैं पूछा गया था बीसीई का मतलब क्या है। बीसीई का मतलब, तो बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन ईरा। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है यहां पर मैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैं आप लोगों को बता दूं, जस्ट आप लोगों को जो है जो है यहाँ पर मैं 20 सेकंड के करीब की एक बफरिंग आएंगी, बस आप लोगों ने रुके रहना है। 20 सेकंड की बफरिंग आएंगी, हो सकता है, बट आप लोगों ने ओके। तो आई थिंक अब आप लोगों की यहाँ पर में स्ट्रीमिंग भी फिर से स्टार्ट हो गई होगी। तो मैं आप लोगों से जो बता रहा था, अब हमारा देखिए यहाँ पर में ये एडिटेबल स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपसे कह रहा था कि 1 के बाद में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जितना भी समय काल है उसको एडी या एनो डोमिनी में गिनते हैं हम लोग। इसी को सीई बोला जाता है, कॉमन ईरा। सीई का फुल फॉर्म लिख दो कमेंट में, कॉमन ईरा। और कॉमन ईरा के पहले क्या होता है, कॉमन ईरा के पहले होता है बिफोर कॉमन ईरा, बीसीई, बिफोर कॉमन ईरा। इसी को बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं आप। बीसी का फुल फॉर्म बोले तो बिफोर क्राइस्ट, बीसीई का बोले तो बिफोर कॉमन ईरा। यहां पर मैं किस चीज का पूछा था उन्होंने, यहां पर मैं आप लोगों से बीसीई का पूछा था, इसी वजह से ये होगा आप लोगों का बिफोर कॉमन ईरा, आप लोगों का बिफोर कॉमन ईरा। 4 इज द करेक्ट आंसर यहां पर में, ठीक है। चलिए, कितने लोगों का सही था हाथ ऊपर करके बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में फ्रेंड्स, कॉमन ईरा क्या है, कॉमन ईरा क्या है, क्या ये आप लोगों का हिंदू ईरा और इस्लामिक ईरा का मिश्रण है। एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करते चलते हम लोग। क्या ये हिंदू ईरा और मुस्लिम ईरा का मिश्रण है, नहीं। हिंदू और मुस्लिम का ऐसा कोई लेना देना उसके अंदर में नहीं है। कॉमन ईरा जो सीई हम बोलते हैं, सीई, इसी को ही एडी भी बोला जाता है। अभी हम इसी में जी रहे हैं 2023 एडी के अंदर में, है ना। फिर आप लोग 2024 एडी के अंदर में जियोगे, फिर 2025 में जियोगे आप लोग, फिर 2150 एडी के अंदर में भी आप लोग जियोगे, ठीक है, भगवान करे ऐसा ही हो आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, ये एक्चुअली क्रिश्चियन ईरा है,
ठीक है, क्रिश्चियन इरा जो दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के अंदर में स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। जैसे कि आज आप लोग आए हो तो आज आप लोगों ने क्या तारीख देखकर आए थे? आज आप लोग ठीक है क्या सोचकर आए थे कि शुक्ल पक्ष की तीसरी तिमाही के चौथे अंश के अंदर में दानिश महोदय की कक्षा चल रही है और हम जो है वहां पर में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और ज्ञान ग्रहण करेंगे। ऐसा कुछ सोच के आए थे क्या आप लोग? अरे आप सोच के आए 5 बजे दानिश सर ने बुलाया, जाना है हमने, ठीक है 3 तारीख को दानिश सर ने बुलाया है, 5 बजे जाना है भाई, ये सोच के आए ना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये क्रिश्चियन इरा है जो दुनिया के ज्यादातर हिस्से के अंदर में एक्सेप्टेंस प्राप्त कर चुका है यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के सन 2012 को आप किस तरीके से लिखोगे? नवंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से बता दीजिए आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। सभी लोग एकदम स्पीड में आंसर करेंगे कि भाई लोग सन 2012 को किस तरीके से लिखा जा सकता है। सन 2012 को जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये बात नवंबर 2012 की है, तो एडी में चल रहा है ना, कोई है तो नहीं यहाँ पर में बीसी में देने वाला कि मैं कहाँ आ गया यार, अभी तो मैं बकरी के ऊपर में बैठ के जा रहा था पेपर देने के लिए और अभी कहाँ से मैं यहाँ पर में स्कूटर के ऊपर में आ गया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना आप लोगों का, सभी लोग एडी में है या सीई के अंदर में है, अभी लोग कोई बीसी में नहीं है, बीसी में नहीं है आप लोग, तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। एडी के अंदर में हो आप लोग, एडी 2012, ठीक है। ईसी टाइप का कुछ होता नहीं है आप लोगों का, एपी टाइप का कुछ होता नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1400 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में, 1300 से ज्यादा लाइक कर दिया आप लोगों ने, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से सेशन को जहां जहां फैला सकते हैं जल्दी जल्दी से फैला देंगे। सबसे पुरानी पांडुलिपियां आप लोगों को जो मिली है वो किस पर लिखी गई थी? अब ये पांडु कौन है, मतलब पांडुलिपि कौन है? मेनू स्क्रिप्ट, मेनू का मतलब ही होता है हाथ, हैंड, लैटिन भाषा के अंदर में मेनू का मतलब होता है हैंड, स्क्रिप्ट मतलब कोई लिखी हुई चीज, पांडुलिपि हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जो सबसे पुराने हाथों से लिखे हुए दस्तावेज है, बहुत पुराने वाले, वो किस चीज पर लिखे गए थे? तो वो लिखे गए थे फ्रेंड्स पाम लीव्स पर, ताड़ पत्रों के ऊपर में। ताड़ पत्तियां जो होती थी, दिखाता हूं मैं आप लोगों को कैसे दिखती है, वो इस प्रकार से ताड़ की पत्तियां दिखती है आपको, उस पर लिखे गए थे। या फिर दूसरा वाला एक तरीका होता है आप लोगों का फ्रेंड्स के हाथ से जो बार्क होता है, बार्क, ठीक है, बर्च नाम का एक पेड़ है, उसके बार्क के ऊपर में लिखी जाती थी। भुर्ज नाम का पेड़ जिसको इंग्लिश में बर्च बोलते हैं, बर्च, ठीक है, बर्च BIRCH बर्च, ठीक है, हिंदी में उसको भुर्ज बोलते हैं। तो बर्च या भुर्ज नाम का जो पेड़ होता है उसकी छाल पर, ठीक है, या तो ताड़ के पत्तों पर या भुर्ज नाम के पेड़ की छाल पर, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता था। तो ताड़ के पत्तों पर या भुर्ज नाम के पेड़ की छाल पर हाथों से लिखे जाती थी पांडुलिपियां। इंग्लिश में इसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और मेनू का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ, मेनू का मतलब क्या होता है और कौन सी भाषा में होता है, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, भाषा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, अगर यहां पर में हमारा 2500 जो लाइव कॉन्करेंट लाइव है, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो पक्का मैं आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर में PDF भी दूंगा। लेकिन आप सभी लोग जितने भी यहाँ 1500 लोग देख रहे हैं, सभी लोग एक साथ जहां जहां शेयर कर सकते हैं जल्दी से कर देंगे, ठीक है, सभी के सभी लोग एक साथ लाइक एंड शेयर कर देंगे। तो मेनू का मतलब होता है हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से दिखा दूं आप लोगों को कि भाई हाथ से लिखा जाता था पाम लीव्स या ताड़ पत्तों पर, या फिर आपका बर्च नाम का या भुर्ज नाम का जो पेड़ होता था उसकी छाल के ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए यहां पर मैं आपको बता दूं, पहले इस क्वेश्चन को देख लो आप लोग, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। जो पांडुलिपियां होती थी आप लोगों की, बेसिकली सॉफ्ट चीजों पर लिखी जाती थी। पत्तियां हार्ड होती है क्या या सॉफ्ट होती है? और जो छाल होती है वो हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है? आप लोगों की सॉफ्ट होती है ना। तो लिटररी सोर्स जो है आप लोगों के, जो पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट टाइप के, वो जनरली ताड़ के पत्तों पर, भुर्ज नाम के पेड़ की छाल पर, ऐसे इस पे लिखे जाते थे। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इंस्क्रिप्शंस की, अभिलेख की, ठीक है, जिसको अभिलेख आप लोग बोलते हो, अभिलेख, ये हार्ड सरफेस पर, कठोर सतह पर लिखा जाता था। पत्थर पर, दीवार पर लिखा जाता था, उकेरा जाता था या चित्रित किया जाता था। अगर कठोर सतह आ जाए, कठोर, ठीक है, कठोर, तो या आप लोगों का हार्ड सरफेस जैसे कि ब्रिक्स, मेटल्स वगैरह जो भी आ जाए, कठोर सतह, उसके ऊपर अगर कुछ लिखा गया तो इंस्क्रिप्शन, वो अभिलेख कहलाता है। अभिलेख, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन कहलाता है वो, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो अभिलेख और आप लोगों का यहाँ पर में लिटरेरी साहित्यिक स्रोत के अंदर में, पांडुलिपि के अंदर में आप लोगों को फर्क समझ में आ गया होगा। इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जनरली जो राजा वगैरह होते थे ना फ्रेंड्स, वो इंस्क्रिप्शंस के ऊपर में लिखाते थे अपना आदेश। जैसे यहाँ पर में लिखा हुआ है कि आज से 100 साल के बाद में दानिश शेख करके एक बहुत ही महान जो है शिक्षक होंगे, जो अपने बच्चों को इतिहास बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और सारे बच्चे जो है उस सेशन को लाइक भी करेंगे। लिखा हुआ है, मान लो आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए मैंने लिखवा दिया अपना अभिलेख, और आज से 1000 साल के बाद में कोई पढ़ रहा है उसको, है ना।
तो जो राजा या योद्धा वगैरह होते थे, इस तरीके से जीत की जानकारी या योद्धा वगैरह की जो जानकारी होती थी, इस तरीके से इंस्क्रिप्शन अभिलेख के ऊपर में पत्थरों पर हार्ड सरफेस पर लिखवाते थे। ठीक है, चलिए ये वाला मैं आप लोगों को बताऊंगा अभिलेख के बारे में। पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। पोल भी दिया जाए इस क्वेश्चन के लिए, मजा आ जाएंगी फिर तो। वैसे मजा आ जाएंगी होता है या मजा आ जाएगा होता है? हाँ, क्या लगता है आप लोगों को, मजा आ जाएगी या मजा आ जाएगा? स्क्रीन जिनकी क्लियर नहीं दिख रही प्लीज एक बार रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। मेरे तरफ में तो बिल्कुल एकदम क्लियर आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर एचडी क्वालिटी के अंदर में। सेवन ट्वेंटी पी के अंदर में आ रहा है मेरे तरफ में बिल्कुल अच्छे से जी। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं पांडुलिपि की, तो पांडुलिपि जो है ताड़ पत्रों पर या भुर्ज नाम के पेड़ के ऊपर में लिखी जाती थी, सही बात है। ठीक है, और अभिलेख जो है वो धातु या पत्थर जैसे कठोर सतह के ऊपर में लिखा जाता था, ये भी सही बात है। तो आंसर सिंपल सी बात है आप लोगों का क्या होगा? ठीक है, आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों के दोनों सही है। और ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोगों का, जो आप लोगों से ऑफलाइन एग्जाम के अंदर में पूछा, ठीक है, पूछा गया था आप लोगों का। तो 87% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। 1500 से ज्यादा लाइक कर दिए फ्रेंड्स आप लोगों ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं आप लोगों को देता हूं, आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो बच्चा लास्ट तक पूरा देखेगा उसको 50 क्वेश्चन की एक टेस्ट मिलने वाली है, पूरा सेशन जो करेगा। नाउ फ्रेंड्स अब मुझे बताओ, इतिहास आप लोग पढ़ते हो, तो इतिहास जो है बहुत बड़ा है ना। आज से करीब 15,000 साल पहले मैं पढ़ा रहा होता था, फिर आज से 10,000 साल पहले भी मैं पढ़ा रहा था, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं। इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत लंबा इतिहास है। अब इतिहास को क्या छोटे छोटे कालखंडों में बांटा जा सकता है? तो जेम्स मिल करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, भारत के अंदर में आए, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे वो जेम्स मिल। उन्होंने क्या किया, कोशिश की, एक बुक लिखी उन्होंने। कौन सी बुक लिखी? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम से। ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने हमारे भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया। 3 कालखंडों में उन्होंने बांट दिया। उन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले हिंदू इंडिया था, क्योंकि हिंदू राजा हुआ करते थे। फिर उन्होंने बोला मुस्लिम इंडिया आ गया, क्योंकि मुस्लिम राजा हो गए, मुगल और दिल्ली सल्तनत टाइप के। फिर उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश राजा हो गए, मतलब ईसाई राजा हो गए। तो राजा का जो धर्म है उसके आधार पर हम इतिहास को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था इन सफेद मुहे जेम्स मिल भैया ने। तो जेम्स मिल्स ने कहा था कि भाई इतिहास को राजा के धर्म के आधार पर बांटा जा सकता है। लेकिन आप बताओ कि क्या ये बात सही है? क्या इनका इनका क्लासिफिकेशन सही था? नहीं, गलत था। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं रहा कि पूरे भारत पर एक ही धर्म के राजाओं ने राज किया है। भाई चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, उनका उनका बेटा बिंदुसार, वो जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को याद रखना है कि एक नास्तिक पंथ था उसको मानता था। और उनका पोता जो था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का अशोका, वो बौद्ध धर्म को मानता था। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे कि अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं का राज रहा है। तो ऐसा नहीं बोल सकते केवल हिंदू इंडिया, या ऐसा नहीं बोल सकते कि मध्यकाल में केवल मुस्लिम इंडिया था। अलग अलग समय पे अलग अलग राजा हुए अलग अलग जगहों के ऊपर में। तो ये गलत था इनका क्लासिफिकेशन। तो जेम्स भैया, ठीक है, आपका पूरा का पूरा जो 3 वॉल्यूम में आपने बुक लिखी वो बेकार हो गई। देखो कर दिया ना, बच्चों ने भी बेइज्जती कर दी है तुम्हारी। यहाँ पर मैं बोल दिया कि गलत था करके, जेम्स मिल भैया तुमने गलत बोल के गए। तो ये क्लासिफिकेशन गलत है। इसके अलावा एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न, आप बताओ क्या हम जो है वो आजादी तक मॉडर्न हो चुके थे? मॉडर्न का मतलब क्या होता है? मॉडर्न का मतलब क्या होता है? मॉडर्न का मतलब होता है समानता, एकता, ठीक है, लोकतंत्र। यहां पर में हमारे भारत में 1947 तक तो लोकतंत्र नहीं था। आज तक हम इक्वेलिटी दे नहीं पाए लोगों को। तो क्या हमारे भारत को हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री बोले? हमारे भारत को हम लोग, ठीक है, इसको मॉडर्न हिस्ट्री बोले हम लोग। ये पश्चिम के लिए सही है, उधर वाले देशों के लिए, पश्चिम देशों के लिए, जो पश्चिम के देशों से हमने लिया है, ठीक है, ये कंसेप्ट उन लोगों के लिए सही होगा, बट हमारे भारत के लिए सही नहीं है ये। तो भाई लोग कंसेप्ट क्या निकल के आता है यहां पर? मैं बात की गहराई को समझो। ये निकल के आता है, ना तो आप हिंदू, मुस्लिम और ईसाई ऐसे बांट सकते हो, ना तो आप एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न ऐसे बांट सकते हो। इतने बड़े इतिहास को
छोटे छोटे कालखंड में बांटना हमेशा समस्यात्मक रहता है, कोई ना कोई भसड़ जरूर आ जाएंगी उसके अंदर में, मतलब कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी। तो आप बहुत बड़े इतिहास को ना तो हिंदू मुस्लिम और ऐसे बांट सकते हो, ना ही आप एंशियंट मिडीवियल और मॉडल इसमें बांट सकते हो। इतने बड़े इतिहास को कालखंडों में बांटना हमेशा समस्यात्मक होता है। अब आप लोगों के खिदमत में, ठीक है, उसके ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूंगा अभी यहाँ पर। मैं इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग, बताइए इसका आंसर क्या है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर मैं पोल, पहले आप पढ़ो फिर मैं पोल दे रहा हूँ। आप लोग पढ़ो पहले इसको, फिर मैं पोल दे रहा हूँ, और ये एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, आप देखना। जी हाँ, बिहार के लिए भी काम आएंगी ये बिल्कुल आप लोगों के। सभी लोग जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में इसका आंसर क्या होगा। देखिए स्क्रीन का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए थोड़ा सा आप लोग, आपका 360p में देखो या फिर 720p में, वो साफ दिखने लगेगा आपको। जल्दी जल्दी से आंसर करो। अब मैं आप लोगों को इसका, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा आई थिंक, है ना, इसको पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब ऑप्शन ये है आप लोगों के, ऑप्शन कहाँ गए भाई, अरे ऑप्शन भैया, जस्ट अ सेकंड में बुला के ला रहा हूँ ऑप्शन को, ऑप्शन छुप गया है। जी, अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोग, आई थिंक ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे अभी, ये है ऑप्शन 1 2 3, आंसर कीजिए इसका। मैंने पोल दे दिया है आप लोगों की तरफ में, आंसर कीजिए, इसके हिसाब से आंसर करना है आप लोगों ने। ये ऑप्शन ये था, ए सही है बी गलत है, ए गलत है बी सही है, ए और बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों सही है किंतु ए गलत है, ए का सही एक्सप्लेनेशन है, वगैरह वगैरह। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आंसर आप लोगों ने इसके अनुसार देना है, मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, आंसर आपने इस क्वेश्चन के अनुसार देना है, इस ऑप्शन के अनुसार देना है आप लोगों ने, ठीक है। आंसर आप लोगों ने इसके अनुसार देना है। जी हाँ, पीडीएफ मिलेंगे, अगर 2500 बच्चा कंप्लीट हो जाता है तो सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे इस सेशन को, जहां जहां शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बताइए इसके अनुसार क्या होगा आंसर। तो देखो, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है बोल रहा है, सही है बोल रहा है। अभी हम लोगों ने बोला था कि गलत है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश ऐसे पीरियड में नहीं बांटा जा सकता भारत के इतिहास को, तो ये तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है स्टेटमेंट नंबर 1। तो स्टेटमेंट नंबर 1 अगर गलत है तो ए सही है बोलने वाले, तू चला जा। यहां पर देखो ए को सही बोला है उसने, तू भी चला जा भाई, ऑप्शन एलिमिनेट करने की निंजा टेक्निक दानिश सर की। ए सही है बोला है यहाँ पर भी, इसको भी चला जा। आंसर 2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, आंसर 2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत किसको पड़ी, क्या सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ रही थी क्या, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, बट है कितना हलवा क्वेश्चन, आप बताइए कितना हलवा क्वेश्चन था ये, ठीक है, कितना हलवा क्वेश्चन था, है ना, कितना हलवा क्वेश्चन था ये आप लोगों का। देखने में सिर्फ टफ लग रहा था लेकिन है बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था ये आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हमारे। अभिलेखागार क्या है, ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। यस सर, मजा आ गया, चलो बहुत अच्छा, मजा आ गया, आ गया ही बोलते, चलो ठीक है, मजा आ गया, ठीक है आ गया। बस ये आपकी वजह से हुआ, नहीं मेरी वजह से नहीं सिमरन, ये आपके अंदर में, आपके अंदर में टैलेंट है, आप टैलेंटेड हो, आप जो है इंटेलिजेंट हो, मैं तो बस निमित मात्र मात्र हूं एक। बताइए अभिलेखागार, आर्काइव क्या होता है, अभिलेखागार। तो अगर हम लोग अभिलेखागार की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो अभिलेखागार एक ऐसी जगह होती है जहां पर में हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं पुराने वाले, पांडुलिपियां होती है जो लिखी गई थी पुराने समय में, ठीक है, या पुराने कोई दस्तावेज है, उनको सहेज के रखे जाता है, उसको अभिलेखागार कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट ये इस प्रकार से होती है आप लोगों की, जहां पर में ये रखा गया होता है सारे का सारा पुराना वाला दस्तावेज। तो आर्काइव या अभिलेखागार एक ऐसी जगह जहां पर में हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखी गई थी, हैंड से लिखी गई होती है ना, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अंग्रेजों के समय का या किसी के भी समय का डॉक्यूमेंट होगा, वो डॉक्यूमेंट आप लोगों का। तो मैन्यूस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट जहां रखे जाते हैं उसको अभिलेखागार कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हम लोग आप लोगों के यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है, इसको रिकॉर्ड रूम टाइप का भी आप बोल सकते हो, अभिलेख कक्ष की, जहां पर में भाई रखा गया है, यहाँ पर में संभाल के रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। मैं आप लोगों को अब बताऊं एक चीज आगे में क्वेश्चन के थ्रू, तब तक आप लोग इसको देखिए, फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताना है बीच बीच में ऐसे भी कुछ पॉइंट बताता रहूंगा जिसके ऊपर में क्वेश्चन नहीं आए आपके। सीमा कुमारी जी, अगर आप इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट और इतने ये होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे कमेंट्स करोगे तो फिर तो मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, नस्तलिक और शिकस्ते क्या है? नस्तलिक और शिकस्ते, अरबी स्मारक, लिखावट की शैली, सामाजिक समूह, पेंटिंग के प्रकार। नस्तलिक और शिकस्ते, तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये आप लोगों के हैंडराइटिंग के स्टाइल है, ठीक है, लिखावट की शैली है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, ये है आपका शिकस्ते, ओके, और ये है आप लोगों का नस्तलिक, ठीक है, नस्तलिक। तो शिकस्ते और नस्तलिक ये याद रखना है आप लोगों ने। नस्तलिक जो है ये करसू राइटिंग है, नस्तलिक, और शिकस्ते जो है आपका थोड़ा मोटा करके लिखा जाने वाला बात है, ये वाला ऐसा करके, ठीक है, कि ऐसा आप लोगों ने जो है ऐसा थोड़ा मोटाई में लिखा है, बस ये वाली बात है। और अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं इसी को इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से करसू राइटिंग टाइप में लिख दूं तो वो नस्तलिक स्टाइल हो जाएगा अरबी के अंदर में, ठीक है। तो उर्दू और अरबी के अंदर में डिफरेंट टाइप है आप लोगों के स्टाइल है लिखने के, ठीक है। ये नस्तलिक स्टाइल हो गया करसू, और शिकस्ते जो है थोड़ा डांसर होता है, ये उल्टा पुल्टा करके आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में, उल्टा पुल्टा करके, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जी हाँ, बिहार के लिए भी काम आएगा ये आप लोगों का बिल्कुल, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है ये। द फेमस बुक रिटन बाय स्कॉलर अल बिरूनी इज, अल बिरूनी की एक बहुत ही फेमस वाली पुस्तक है, वो बताइए कौन सी है? अल बिरूनी की, अल बिरूनी, ठीक है। तो अल बिरूनी जो है फ्रेंड्स ये भारत में किसके साथ आया था और उसकी पुस्तक का नाम क्या है, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो अल बिरूनी की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो किताबुल हिंद नाम की एक पुस्तक उन्होंने लिखी है, ठीक है, किताब उल हिंद नाम की पुस्तक। ये उन्होंने कौन सी भाषा में लिखी थी, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, भाषा, ठीक है, भाषा कौन सी थी ये भी आप लोग बताइए जल्दी से, सभी लोग बता देंगे। किताबुल हिंद ये भारत के अंदर में जो है यहाँ पर में महमूद गजनवी के साथ में आया था, महमूद महमूद गजनी या गजनवी भी उसको बोला जाता है, गजनवी, उसके साथ में आया था ये, महमूद गजनवी के साथ में अल बिरूनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को बता दूं, महमूद ऑफ गजनी के या गजनवी के साथ में ये आया था 1998 के अंदर में, और इसने भारत के अंदर में क्या किया है, भारत के बारे में उसने काफी सारी चीजें लिखी है अपनी बुक किताबुल हिंद के अंदर में। ये उसने अरेबिक भाषा में लिखी थी, अरेबिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरबिक भाषा में कितने लोगों ने अरेबिक लिखा था सर? फारसी लिखने वालों सभी लोग करेक्शन करो, जल्दी से लिखो कि अरबी भाषा में लिखा था उसने, ठीक है, अरेबिक भाषा में लिखा था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इसी बुक को आप तहकीक हिंद भी कहते हो, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भी इसको कहा जाता है। इसने किताब पतंजलि नाम से एक बुक लिखी थी, जो कि बेसिकली आपका पतंजलि जो है ना, पतंजलि जी ने, पतंजलि जो गुरु सेज पतंजलि थे, ऋषि पतंजलि, उनकी एक बुक है योग शास्त्र, उसका उर्दू ट्रांसलेशन है। तो योग शास्त्र का उर्दू ट्रांसलेशन किसने किया था? योग शास्त्र का उर्दू ट्रांसलेशन किसने किया? सिंपल सी बात है, ठीक है, योग शास्त्र का उर्दू ट्रांसलेशन किसने किया, ठीक है, जल्दी लिखो जब तक योगा कर लेते। किसने किया था? अल बिरूनी ने किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बिरयानी खा रहे हो और योगा कर रहे हो, बिरयानी खा रहे हो और योगा कर रहे हो, ऐसा समझ लो आप लोग, याद रख लो, ठीक है। बिरयानी खा रहे हो और योगा कर रहे हो, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज पे, और हज पे जाते हैं अरब में, तो अरबी भाषा में लिखा था, ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है। सिंपल सी बात है, कैसे ना कैसे जोड़ा ही लिया अपन लोगों ने। चलो, अरे उर्दू नहीं यार, अरबी भाषा में किया था, अभी बताया, अरबी भाषा, अरबी अरबी अरेबिक भाषा में लिखा था, ठीक है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैलियोलिथिक साइट, इनमें से कौन सी वाली पैलियोलिथिक साइट नहीं है? जल्दी जल्दी से सभी लोग फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जहां जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा पाषाण का मतलब क्या है, यहां पर मैं आप लोगों को मैं सबसे पहले तो बता देता हूं। पैलियोलिथिक, ठीक है, मतलब सबसे पुराना वाला, सबसे पुराना वाला, ओल्डेस्ट, पूरा पाषाण।
फिर उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आज से करीब जो है आप लोगों का 12,000 साल पहले मेसोलिथिक एज था, मध्य पाषाण युग, और उसके बाद में आज से करीब 10,000 साल पहले था नियोलिथिक एज, नवपाषाण युग। तो अलग अलग समय काल के अंदर में अलग अलग जगहों के ऊपर में इंसान रहा है, ठीक है। उसमें से अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर में, तो भीमबेटका ये पैलियोलिथिक समय काल की जगह है, पैलियोलिथिक, ठीक है। भीमबेटका ये कहाँ पर में मिलेगी आप लोगों को? भीमबेटका ये यहाँ पर में आप देख सकते हो, ये है भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश के अंदर में पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है। हुंजगी नाम की जगह या हंसगी नाम की जो जगह है आप लोगों को कर्नाटक में मिलेंगी। कुरनूल नाम की जगह आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगी, ये भी पैलियोलिथिक है। बट ये बुर्ज होम जो है ये है जम्मू कश्मीर में, और ये नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक नवपाषाण युग की साइट है, ठीक है। नियोलिथिक साइट है बुर्ज होम, देखो नियोलिथिक साइट है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको याद रखना था। तो पैलियोलिथिक साइट है भीमबेटका, हंसगी, कुरनूल, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर के अंदर में। यहाँ पर में आपको गर्त आवास मिले हैं, गड्ढे वाले घर। यहाँ पर में चूल्हे भी मिले आप लोगों को। चूल्हे कहाँ मिले, घर के अंदर या बाहर? बताओ जल्दी से, अंदर मिले हैं या बाहर मिले हैं? यहाँ पर में घर में चूल्हे मिले आपको, जिसके ऊपर में खाना बनाते थे वो लोग, तो वो अंदर और बाहर दोनों मिले हैं चूल्हे आपको, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये वाला पॉइंट एक क्लियर करवाना चाहूंगा, ठीक है। एक पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए निकाला हुआ था, ये वाला। आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स देखी, उसके ऊपर में एक नाम लिखा हुआ है, या उस बुक का नाम है अवर पास्ट्स, ये एस लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, अगर आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो तो, ठीक है। अगर फिर भी ना दिखाई दे रहा हो तो और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर में, देखो जरा, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, जल्दी से लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर में, क्या लिखा हुआ है ये? अवर पास्ट, ठीक है, हमारे अतीत। एस क्यों लगा है यहाँ पर में, एक ही लगाना चाहिए था ना, पास्ट, हमारे अतीत। क्यों? ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ध्यान से देखिए आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर में ये इसलिए लिखा है उन्होंने क्योंकि हमारे पास्ट जो है ये एक प्लूरल है, हर किसी का पास्ट अलग अलग होता है, ठीक है। हो सकता है कि किसी को जो है उसका प्यार मिल गया हो, ठीक है, फिर वो दुखी हो कि यार आज घर वालों की बात मान ली होती, इससे नहीं किया होता। कोई दुखी है कि यार शब्बो मुझे छोड़ के चली गई, काश उस समय जॉब होती, सर की बात सुन लिया होता, पढ़ाई कर ली होती, शब्बो मिल जाती तो जिंदगी कुछ और होती। मतलब हर कोई का पास्ट अलग अलग है, ठीक है, हर किसी का। बेसिकली ये छोटे लेवल पे समझा रहा हूँ आपको, लेकिन बड़े लेवल के ऊपर में भी देखोगे आप लोग तो आदिवासी जो लोग थे उनका पास्ट अलग है, और जो लोग शहरों में रहते थे उनका पास्ट अलग है, ठीक है। जो फार्मर्स थे उनका पास्ट अलग है, जो किंग और क्वींस हुआ करते थे उनका पास्ट अलग है। तो सबका पास्ट अलग अलग होता है, ठीक है। इसी वजह से अवर पास्ट करके ये बुक का नाम लिखा गया है एनसीईआरटी के आपकी। ये क्वेश्चन आप लोगों का आता है आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। चलिए ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, अमित भारती जी, बिल्कुल दिल जला आशिक मेरा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में खुश नसीब है वो जिनको ये बाहर मिली जिंदगी में ना, आगे की लाइन जो है वो गलत है, वो आगे की लाइन कोई बताता नहीं है एक्चुअल में, तुमको पता नहीं है अमित, वो खुश नसीब नहीं है, उन लोगों से जाके पूछो एक्चुअल में क्या है उन लोगों का हाल, ठीक है। जी हाँ, बिहार बीपीएससी में भी काम आएंगे आपकी ये। चलिए यहाँ पर मैं बताइए जल्दी जल्दी से, जनवरी 2021 के अंदर में आया था ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के अंदर में पूछा गया, अराउंड 1200 साल पहले, ठीक है। जो तापमान था वो थोड़ा सा वार्म हो गया, थोड़ा सा गर्म हो गया तापमान, ठीक है, जिसकी वजह से घास के मैदान विकसित हुए, घास के मैदान विकसित हुए आप लोगों के। क्या ये बात सही है? ठीक है। इसके अलावा एक इसी समय में आप लोगों को क्या देखने के लिए मिला? डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, इनकी संख्या में आप लोगों को वृद्धि देखने के लिए मिलती है। क्या ये बात सही है? ये भी बता दीजिए आप लोग, क्या ये बात सही है? देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया यहाँ पर में कि भाई हमारे जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जब हम लोग नंगू पुंगू घुमा करते थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के अंदर में, उसको 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है प्री हिस्टोरिक पीरियड को। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, तीनों में हम नंगू पुंगू घुमा करते थे, ठीक है। अब ये पैलियोलिथिक सबसे पुराना वाला है, यहाँ पर में आइस एज चल रहा था, आइस एज, ठीक है। मतलब पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी थी। धीरे 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 क्या हुआ, मेसोलिथिक एज में 1200 साल पहले पृथ्वी थोड़ी सी गर्म हुई, ठीक है, थोड़ी सी गर्म हुई तो पृथ्वी के ऊपर में जो बर्फ जमी हुई थी, पृथ्वी पे जो बर्फ जमी हुई थी वो हट गई, थोड़ी सी बर्फ हट गई, जिस वजह से क्या हुआ कि वहां पर में घास के मैदान उग गए, घास उग गए। अब घास उग गए तो घास खाने वाला घोड़ा भी आएगा, ठीक है।
घोड़े की पूंछ होती है ना, हाँ ठीक है। तो घोड़ा भी आ गया यहाँ पर में, घास खाने वाला घोड़ा, या फिर जो भी हिरन वगैरह है वो भी खाने वाले, उनकी संख्या वृद्धि होगी। ओंग ओंग, खाना मिल गया, अरे वाह खाना मिल गया, जॉब मिल गई, ठीक है। पहले अभी जॉब नहीं थी, घर वालों ने जबरदस्ती बालिका वधू करा दिया था तो 2 बच्चे हुए, अब जॉब मिल गई, अब और 2 बच्चे करेंगे, ठीक है। तो संख्या बढ़ती जाएंगी आपकी, आपको खाना मिलेगा, जॉब मिल जाएंगी, और बेसिकली जॉब मिल गई मतलब खाना मिल गया, तो आपकी संख्या बढ़ती जाएंगी, आप लोग और बढ़ाओगे फिर संख्या अपनी। वैसे ही इन लोगों को भी जब खाना मिल गया, घास वगैरह मिल गई, तो शाकाहारी जानवरों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो यही तो चीज हुई थी कि पहले घास के मैदान उगे, उसके बाद में इन लोग बढ़े। ऐसा नहीं है कि इनके बढ़ने की वजह से घास उगने लगी, अरे वाह मेरे को खाने वाले लोग उग गए, आ गए, जल्दी जल्दी से उगो, जल्दी जल्दी से उगो, अरे घास मेरी छोटी सी बच्ची जा, घास जल्दी उग, देख एक बैल आ रही है तेरे को खाने के लिए, जल्दी 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 आओ ऊपर, ऐसे थोड़ी होगा। अरे पहले घास उगेंगी, उसके बाद में घोड़ा आएगा या उसके बाद में आएगा। वही तो क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर, मैं ध्यान से सुनो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला आप लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन को समझ गए होगे तो पोल में भी आंसर कर दो आप लोग, ठीक है। कौन किसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है वो आंसर आप लोग कर दो, ठीक है। चलो यहां पर मैं देखो आप लोग, 12,000 साल पहले जो है वो पर्यावरण थोड़ा सा गर्म हुआ, जी हाँ गर्म तो हुआ था, मेसोलिथिक एज में घास के मैदान बन गए, ये भी बात सही है। यहाँ पर मैं घास जो शाकाहारी जानवर थे, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल जैसे जो जानवर थे आप लोगों के, मवेशी, भेड़, बकरी, इनकी संख्या में वृद्धि देखने मिली। लेकिन आप बताओ, ये तो गलत हो गया आपका, दोनों के दोनों सही है, तो ये तो गलत हो गया आपका कि ए सही है बी गलत है, ए गलत है बी सही है, ये तो गलत, ये दोनों तो गलत हो गए। अब 50-50 चांसेस हो गए आपके सही होने के, देखो 50-50, केवल 2 ही ऑप्शन बचे, ए और बी दोनों सही है, और ए का कारण बी है, मतलब पृथ्वी गर्म हो गई, पृथ्वी पर घास उगाई। क्यों क्यों आई घुस के घास उगाई? क्योंकि ये बकरा आ गया था, ये शीप आ गई थी, ये भेड़, ये जो है आप लोगों का बैल आ गया था, ठीक है, गाय आ गई थी, इस वजह से घास उगाई क्या, या घास उगाई इस वजह से इनकी संख्या में वृद्धि हुई? आप बताओ, आप बताओ, इसके वजह से ये हुआ या इसके वजह से ये हुआ? क्या आप बोल सकते हो कि ए का कारण बी है? आप बताओ, अगर आप बोल रहे हो कि ए का कारण बी है, मतलब आप बेचारे गोट पर, शिप पर, कैटल के ऊपर में पृथ्वी को गर्म करने का आरोप लगा रहे हो। और आप कहना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू मीन बाय कि उन्होंने गर्म किया पृथ्वी को? आपका इशारा किस तरफ है? गलत इशारा है आप लोगों का, ठीक है। तो भाई एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल की वजह से पृथ्वी गर्म नहीं हुई, ये पृथ्वी गर्म हुई, घास के मैदान उगे, तब इनकी संख्या में वृद्धि हुई। भाई क्या बोल रहे हो आप लोग? तो ए का कारण बी कैसे हो सकता है? उल्टा होना चाहिए था उसका, तो ये आंसर नहीं हो सकता 1, ए नहीं हो सकता। 65% लोगों ने आंसर किया है ए, ऐसे सोचना है आप लोगों ने। तो आंसर यहां पर मैं आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 होगा भाई लोग, ठीक है, 2 होगा आप लोगों का आंसर। ऐसे करना था आप लोगों ने, समझ आई बात? उसी दिमाग में क्या है, कैसे सोचना था आप लोगों का। जितने ज्यादा क्वेश्चन ऐसे करोगे ना, उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएंगी। मैं ज्योग्राफी में भी ऐसे ही कराऊंगा, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। जो लोग देख रहे हैं, सभी लोग लाइव देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, सभी लोग इसको शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, कमेंट में आंसर्स करेंगे, उतना ज्यादा मैं आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से करवाते जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि टीचिंग परीक्षा का इंस्टाग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम टीचिंग परीक्षा, आपको सर्च करना है सिंपली टीचिंग परीक्षा, वहां पर में भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये वाला आप लोग देखिए जल्दी से। धोलावीरा शहर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था। धोलावीरा नाम का एक शहर था हड़प्पा समय के अंदर में, खादिर बेट पर स्थित था। आपको इसके बारे में 2 कथन दिए गए, आपको बताना है कौन सा वाला सही है। मैं फॉलो करती हूँ सर, चलो बहुत अच्छी बात है, इंस्टाग्राम के ऊपर में भी फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है फ्रेंड्स, 1900 लाइक्स के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। ऐसे ही आप लोग लाइक एंड शेयर का नंबर बढ़ाते रहिए जल्दी जल्दी से, मैं ऐसे ही पूरा एनर्जी के साथ में आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। देखिए धोलावीरा की जहां पर में बात आती है आप लोगों की, तो सबसे पहली बात तो ये है कहां पर में आप लोगों का याद रखना है, गुजरात के अंदर में, गुजरात में, यहाँ पर में गुजरात में खादिर बेट, यहाँ पर में खादिर बेट एक तालाब है, खादिर बेट वहां पर में मौजूद है धोलावीरा नाम का शहर। धोलावीरा 2 भाग में नहीं है विभाजित, ये 3 भाग में विभाजित है, 3 भाग में। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, 2 नहीं 3 भाग में विभाजित था धोलावीरा, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जहां जहां 1 को सही बोला उसको काटो, ठीक है। जिसने भी 1 आंसर लगाया है उन सबको, यहाँ पर में भी 1 था उसको काटो। दूसरा वाला, यहाँ से हड़प्पा की लिपि आप लोगों को मिली है, ठीक है, सफेद पत्थर
शायद लकड़ियों के ऊपर में भी उसको खोदा गया था, ठीक है। सफेद पत्थरों से, लकड़ियों से बड़े बड़े आकार की यहाँ पर में जो है हड़प्पा लिपि मिली है, ठीक है। हो सकता है नहीं कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी जो मैडम है वो हॉस्टल में पढ़ती है, ठीक है, उसका आज जन्मदिन है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े आपने फूल लेकर आए, या फिर आप लोगों ने आपने जो है बड़े बड़े से पेड़ काट कर लेकर आए और बड़े बड़े अक्षर, बड़े बड़े पेड़ से काट काट के आपने उसका नाम लिखा, हैप्पी बर्थडे नेहा, ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया, तो वो बड़ी खुश हो जाएंगी, वो देखेंगी बालकनी से, हाय लिखा, फिर बाकी की उसकी सहेलियां भी छेड़ेंगी उसको, देख देख तेरे लिए लिखा करके। तो ऐसा तो कुछ तो भी शायद ऐसा रहा होगा, ऐसा कुछ तो भी बड़ा सा उन्होंने लिखा है यार, पता नहीं क्या लिखा है, तो ठीक है कुछ तो लिखा है, लेकिन ऐसा बड़ा बड़ा सा, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों से अक्षरों के अंदर में, और यहीं पे मिला है हमें, और कहीं पे नहीं मिला, इसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, ठीक है, कहीं और नहीं मिलता, हमें यहीं पे मिला है बस। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि धोलावीरा के अंदर में आप लोगों को, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों की लिखावट मिली है। तो बड़े बड़े अक्षरों की लिखावट आपको कहाँ मिली है? बड़े बड़े अक्षरों की लिखावट जो है आप लोगों को सफेद पत्थर से, लकड़ी से, ऐसे कहाँ पर में मिली है? धोलावीरा के अंदर में मिली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताओ, इसका आंसर करो जल्दी जल्दी से। हम लोग 2000 लाइक्स के बहुत ज्यादा पास में पहुंच गए। प्लीज जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, टीचिंग परीक्षा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए आप लोग, टीचिंग परीक्षा चैनल को, ठीक है। आप लोगों को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोज मिलते रहे आप लोगों को, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के जो है आंसर्स आने लगे हैं, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। राज राजेश्वरा मंदिर के बारे में क्या सत्य है? राज राजेश्वरा टेम्पल, देखिए फ्रेंड्स, राज राजेश्वरा टेम्पल जो है, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये मिलेगा आप लोगों को तमिलनाडु के अंदर में। इसी को आप लोग बृहदेश्वर टेम्पल भी बोलते हो, बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर देश्वर टेम्पल भी बोला जाता है, बृहदेश्वर टेम्पल। इसका निर्माण चोल राजा के समय में करवाया गया था, चोलों के समय में, जी हाँ बिल्कुल करवाया गया था। राज राजा वन नाम का एक राजा था, ठीक है, राज राजा वन, ठीक है, राजा राजा वन, ठीक है, राज राजा वन नाम का एक राजा था, उसके समय में इसका निर्माण करवाया गया था, बिल्कुल सही बात है। मंदिर के वास्तुकार का नाम जो है उसके मंदिर के दीवार के ऊपर में लिखा हुआ है, बिल्कुल जी बिल्कुल, उसका नाम जो है मंदिर के मंदिर का जो वास्तुकार है उसका नाम मंदिर के दीवार के ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई बात ही नहीं है यहाँ पर में, ठीक है। कुंजा रामल्लन राज राजा पेरुन थानछन, ठीक है, तो कुंजा रामल्लन राज राजा पेरुन थानछन जो है उसका नाम था, यहाँ पर में कुंजा रामल्लन राज राजा पेरुन थानछन उसका नाम जो है वो लिखा हुआ है। जिसने इस मंदिर का बनाया था वो वास्तुकार, वो जिसने उसका डिजाइन बनाया, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं देखो डिजाइनर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे यहाँ पर मैं, वैसे मेरी पूरी टीम काम करती है यार इसके पीछे में, ठीक है, दानिश सर अकेले नहीं है, तो मैं अपनी पूरी टीम को, पूजा मैडम, ठीक है, भावेश सर, आभा मैम, वानी मैम, सभी लोगों का यहाँ पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस कुंजा रामल्लन की सहायता लेकर, कि भाई सभी लोगों का इसके अंदर में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। चलिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जो है फ्रेंड थंजावुर के अंदर में आप लोगों को क्या मिलेगा, ठीक है, राज राजेश्वरा टेम्पल मिलेगा, चोला का समय काल के अंदर में इसको बनाया गया था। इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में जो है आप लोगों को शिवलिंग मिलेगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ना कि दुर्गा माता की मूर्ति, शिवलिंग है इसमें, शिवलिंग, शिवलिंग, ठीक है, शिवलिंग है, दुर्गा माता की मंदिर मूर्ति नहीं है उसमें, तो तीसरा वाला गलत है, दुर्गा माता नहीं, शिवलिंग है उसके अंदर में, ठीक है। चलो, तो जहां जहां 3 दिया था उसको काट दो, ऑल ऑफ द अबव है तो डी आंसर नहीं हो सकता, यहां पर में भी 3 है, यहां पर में भी 3 है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पढ़ो फिर से इस क्वेश्चन को। इट वॉज बिल्ड बाय चोलास, चोल राजा राज राजा वन के द्वारा बनाया गया था राज राजेश्वरा टेम्पल। कौन से शहर में बनाया गया था ये? शहर का नाम बताओ जल्दी से, सिटी। मैंने आप लोगों को राज्य बता दिया, आप सिटी बताओ, ठीक है। आर्किटेक्ट का नाम वहां पर में लिखा है, आर्किटेक्ट का नाम आप लोग नाम नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, कुंजा रामल्लन राज राजा पेरुन थानछन उनका नाम था बड़ा सा, वो आर्किटेक्ट का, ठीक है। उसके दादाजी जो थे ना, या उनके मम्मी पापा थे, शायद उन लोगों ने पूरे मोहल्ले का नाम अपने लड़के के नाम के अंदर में रख दिया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। कुंजा रामल्लन राज राजा पेरुन थानछन, थोड़ा बहुत समझ जाना, इधर उधर चला लेंगे, ठीक है। चलिए, थंजावुर नाम की सिटी के अंदर में, थंजावुर जो है चोल लोगों की कैपिटल थी, चोल राजाओं की कैपिटल थी थंजावुर, और कौन से नदी के किनारे पे थी? कावेरी। मेरे साथ में एक रिवीजन करोगे क्या आप लोग? ठीक है, एक बार रिवीजन करोगे मेरे साथ में? कितने लोग रेडी है मेरे साथ में एक बार रिवीजन करने इसका पूरा?
क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेगा। चोला लोगों की कैपिटल, जल्दी जल्दी से बताते जाओ आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में। चोला लोगों की कैपिटल, ठीक है, ये कौन से रिवर के किनारे पे बसा हुआ था? ठीक है, बताइए जल्दी से। यहाँ पर में एक मंदिर था, उस मंदिर का नाम बताओ आप लोग। ठीक है, कौन से भगवान की मूर्ति या कौन से भगवान का जो है यहाँ पर में समर्पित है वो मंदिर, ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चोला लोगों की राजधानी थी तंजावुर, तंजावुर। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे पे? कावेरी नदी के किनारे पे बसा हुआ है ये शहर। यहाँ पर में राजेश्वरा टेम्पल है, राजेश्वरा टेम्पल। ठीक है, इसी को बृहदेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, बृहदेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो है ये शिवलिंग है, इसके अंदर में शिव भगवान को समर्पित है, शिवलिंग है इसके अंदर में। ओके, और ये बृहदेश्वर टेम्पल जो है आप लोगों का, ये किसने बनवाया था? तो ये राजा वन ने बनवाया था, राजा वन। ठीक है, राजा वन ने इसको बनवाया था। ये आप लोगों का समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, सिंपल सी बात है, आराम से कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी यहाँ पर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हमारे। ठीक है, ये आप लोगों ने रिवाइज कर लिया इसको। मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी भी सारी चीजें हैं आप लोगों की, आप लोगों को सिंपली क्या करना है, अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोगों ने टेलीग्राम पे जाना है, दानिश शेख सर्च करना है, DANISHSHEIKH, आप लोगों को मिल जाएगा दानिश शेख। ठीक है, ये फोटो है, आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर में, आराम से आप लोग सर्च करके इसमें जुड़ सकते हो। यहाँ पर में 58,000 से ज्यादा बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर में, ये रहा, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से। आप लोगों को बोला गया है लोथल जो है वो रण ऑफ कच्छ में है, लोथल नाम की जगह रण ऑफ कच्छ में है। क्या ये बात सही है आप लोगों की? लोथल जो है वो रण ऑफ कच्छ में है, ये बात बताएंगे आप लोग। लोथल रण ऑफ कच्छ में है, ऐसा बोल रहा है ये। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, लोथल जो है आप लोगों ने याद रखना है कि लोथल जो है ये आप लोगों का खंबात की खाड़ी में है, ना कि रण ऑफ कच्छ में। ठीक है, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी में है आप लोगों का। रण ऑफ कच्छ में धोलावीरा है, तो पहला ही वाला गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। लोथल रण ऑफ कच्छ में नहीं, खंबात की खाड़ी में है। यहाँ पर में पत्थर, सीप, धातु से बनने वाली वस्तुओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र मिला है। मतलब यहाँ पर में पत्थर, धातु, सीप, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, वस्तुएं बनाई जाती थी। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर में लोथल के अंदर में आपको एक बंदरगाह भी मिला है और यहाँ पर में इन सारी चीज़ों का निर्माण भी किया जाता था। तो केवल दूसरा वाला सही है यहाँ पर में आप लोगों का। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए सिटी जो लोथल सिटी है आप लोगों की, ये एक बंदरगाह वाली शहर, बंदरगाह वाला शहर है आपका। ठीक है, बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब होता है आप लोगों का यहाँ पर में, ये देखिए ये है लोथल। ठीक है, ये है लोथल आप लोगों का, ये गुजरात है, गुजरात में ये लोथल। यहाँ पर में भोगवा नदी है, एक नदी है भोगवा नदी, भोगवा नदी। ठीक है, ये भोगवा नदी मिल जाती है साबरमती में जाकर। तो साबरमती की एक सहायक नदी है भोगवा नदी, उसके किनारे पे बसा हुआ है ये लोथल। तो लोथल साबरमती के किनारे पे बसा है या साबरमती नदी की सहायक नदी के किनारे पे बसा हुआ है? आप मेरे को कमेंट करके बताओ, लोथल साबरमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है या साबरमती नदी की एक सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है, उसके किनारे पे बसा हुआ है? आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे मेरे को। तो भाई याद रखना है कि लोथल जो है ना, ये साबरमती नदी की एक सहायक नदी है, भोगवा नदी, उसके किनारे पे बसा है। वो भोगवा नदी साबरमती में जाकर मिलती है और साबरमती फिर जाकर मिलती है खंबात की खाड़ी में। तो खंबात की खाड़ी के पास में देखिए ये है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी उसके पास में है। रण ऑफ कच्छ यहाँ पर में आपका, जहां पर में धोलावीरा है, यहाँ पर में इस साइड में, यहाँ पर में है धोलावीरा। ओके, अगर आप लोगों को और जूम करके देखना है तो और जूम करके भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर में यह है गुजरात आपका, यहाँ है रण ऑफ कच्छ और यहाँ लोथल है और यह है खंबात की खाड़ी आप लोगों की। ठीक है, खंबात की खाड़ी। तो रण ऑफ कच्छ में कौन सा वाला शहर है और खंबात की खाड़ी में कौन सा शहर है, दोनों पॉइंट आप लोग लिख दोगे पहली बात तो कमेंट बॉक्स में। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स, 2000+ लाइक्स हो चुके हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, 2000+ लाइक्स, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। यहाँ पर मैं बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। लोथल जो है आप लोगों का, ठीक है, ये साबरमती की ट्रिब्यूटरी के पास में लोकेटेड है। ठीक है, ना कि साबरमती पर लोकेटेड है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बंदरगाह भी मिला है और यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बनाई जाती थी, पत्थरों की मदद से चीज़ें बनाई जाती थी।
शैल या जो सीप होती है ना, जो आपको समुद्र में सीप मिलती है, उससे बनाई जाती थी। मेटल से काफी सारी चीजें, हार वगैरह या वस्तुएं बनाई जाती थी लोथल के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीदरी क्या था? बीदरी, बीदरी क्या था ये बताएंगे आप लोग? धोलावीरा, रण ऑफ कच्छ में, और जो आप लोगों का लोथल है वो खंबात की खाड़ी में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप में से काफी सारे लोगों ने लिख दिया है इसको, ऐसे ही आप लोगों ने लिखते रहना है। चलिए, तो बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, ठीक है। बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार, बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का प्रकार, या बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार, क्या है ये आप लोग बताओगे। चलिए, मैंने आप लोगों की तरफ में पोल भी पुश कर दिया है फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों की तरफ में पोल भी आ गया होगा। तो बीदरी क्या है? ये बीदर नाम की एक जगह है आप लोगों की। कहां पर में मिलेंगी ये बीदर नाम की जगह? स्टेट का नाम बताओ आप सभी लोग, कौन से स्टेट में है ये बीदर? तो ये बीदर नाम की एक जगह है। वहां के जो दस्तकार है, वहां के जो कारीगर है, उनके द्वारा तांबे और चांदी का जो जड़ाऊ काम किया जाता है, ठीक है। जड़ाऊ काम मतलब कपड़े के ऊपर में या फिर कोई मटका वगैरह उसके ऊपर में वो जड़ते हैं तांबे को और चांदी को, और बहुत बढ़िया वाली कलाकारी करते हैं, उसको बीदरी कहा जाता है। बीदरी, ये बीदर नाम की जो जगह है आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंड्स कर्नाटका के अंदर में, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो बीदरी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, अलग अलग प्रकार से अलग अलग वस्तुओं के ऊपर में तांबे और चांदी का जो जड़ाऊ काम किया जाता है बीदर नाम की जगह पर, ठीक है, बीदर नाम की जगह पर, उसको बीदरी कहते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है पांचाल या विश्वकर्मा कम्युनिटी में कौन कौन आते हैं। पांचाल या विश्वकर्मा कम्युनिटी, सभी लोग मेरे साथ साथ में लिखते जाएंगे। पांचाल या विश्वकर्मा कम्युनिटी में कौन कौन आते हैं, मेरे साथ साथ में बोलो। एक आते हैं आपके गोल्ड स्मिथ, सोनार लोग, सोनार लोग, ठीक है। ब्रॉन्ज स्मिथ, कसेरे, ब्रॉन्ज मतलब आपका जो कांसे का काम करते, कांसे की वस्तुएं, कांसे के बर्तन वगैरह बनाते, ब्रॉन्ज स्मिथ। ब्लैक स्मिथ, लोहार लोग, ठीक है। मैसोन्स, राजमिस्त्री, ठीक है। इसके अलावा कारपेंटर, आप लोगों के कारपेंटर मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, बढ़ाई लोग। तो गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ठीक है। गोल्ड, ब्रॉन्ज, ब्लैक्स। मैसोन मतलब राजमिस्त्री, आप लोगों का जो घर वगैरह बनाने का काम करता है, ठीक है। और कारपेंटर, कारपेंटर मतलब लकड़ी का जो काम करता है। ये 5 कम्युनिटी को पांचाल या विश्वकर्मा कम्युनिटी कहा जाता है, ठीक है। पांचाल या फिर विश्वकर्मा कम्युनिटी इनको कहते हैं। तो पांचाल कम्युनिटी में कौन सी कम्युनिटी नहीं आती है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एग्जाम के अंदर में। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि प्लीज इसको जो है आप लोग, ये दोनों के लिए, अब आबरू जहान जी, ठीक है, सीटेट के लिए काम आएंगी, आपकी बीपीएससी के लिए भी काम आएंगी आपको ये बहुत ज्यादा। ओके, तो ये सारे के चारों नाम आप चाहे तो हिंदी में लिख दो, ठीक है, चाहे तो आप लोग इंग्लिश में लिख दो। इसके अलावा सालियार और काइकोलर, ये कौन थे आप लोगों के? ये लोग जो है वेवर थे। वेवर्स का मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है, वेवर का मतलब क्या होता है आप लोगों का? बुनकर, ठीक है। तो सालियार जनजाति और काइकोलर जो है ये आपके बुनकर जातियां थी, बुनकर जाति है, बुनकर जो कपड़े बुनने का काम करती है। ये इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है आप लोगों का, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछ लिया गया, ठीक है, एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे एग्जाम के अंदर में पूछ लिया गया यहां से, इसी वजह से आपको पढ़ा रहा हूं। तो जो बच्चा पढ़ लेगा ना, उसका उसका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को बिल्कुल मेन सोर्स से पढ़ा रहा हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। आपके सामने सबूत है, ठीक है। वो स्लाइड मैंने पिछले साल भी पढ़ाई थी और आप देख सकते हो इस साल क्वेश्चन पूछा गया कि सालियार और काइकोलर क्या थे। तो सालियार और काइकोलर जो है ये फ्रेंड्स वीवर्स थे आप लोगों के, बुनकर थे, ठीक है। बाकी सोनार, राजमिस्त्री, लोहार ये आप लोगों के पंचकर जो यहाँ पर में पंचकर्मा या फिर पांचाल या विश्वकर्मा जो कम्युनिटी है उसके अंदर में आते हैं ये आप लोगों के, पांचाल या फिर विश्वकर्मा कम्युनिटी के अंदर में। तो कितना इजी क्वेश्चन बन गया था आप लोगों का, देखा आप लोगों ने। ऐसे ही अगर पढ़ना है फ्रेंड्स तो आप लोग बता दीजिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल एनर्जी के साथ में ऐसे ही आप लोगों को सारी की सारी चीजें पढ़ा दूंगा, ठीक है। 2100 लाइक्स हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। फिर से एक बार एक एक रिकॉर्ड हम लोग तोड़ते जा रहे हैं, 2100 लाइक्स, ठीक है, लाइक सेशन के अंदर में। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी लोगों को समर्पित है। ओके, वीवर मतलब ये आप पता है ना आप लोगों को, ऐसे कपड़े का जो कारोबार करते हैं उन लोगों को। नाउ फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के समय में कौन सी चीज कहां से लाई जाती थी वो आप लोगों को बताना है। मैं पांचाल हूं सर, चलो ठीक है, अच्छी बात है। बिल्कुल कुकिंग क्लब जी, बेड़ा पार हो जाएगा, अच्छे से कर दीजिए आप यहां पर में।
रिपीट कर दीजिए सर, मैं कर दूंगा उसको, डोंट वरी। वो पंचकर्मा फिजियोथेरेपी होती है, वो अलग चीज है, ये अलग है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तांबा, ठीक है, कहाँ से आता था, टिन कहाँ से आता था, सोना कहाँ से आता था। देखिए सोना, अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करूं मैं आप लोगों से, तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर में बसी हुई थी, इस इलाके के अंदर में हड़प्पा सभ्यता। तांबा, टिन, सोना, तो सोना जो है ये तो कर्नाटक से आता था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो टिन था ये आप लोगों का जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से आता था, ईरान और अफगानिस्तान से। और कॉपर जो था आप लोगों का फ्रेंड्स राजस्थान और ओमान से आता था। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूं, कॉपर, ठीक है, आप लोगों का तांबा राजस्थान और ओमान से आता था, कॉपर राजस्थान, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए कि राजस्थानी दुल्हन आपकी दुल्हनिया, ठीक है, और उसने जो है वो आप जो है वो बढ़िया से उसने क्या की है, तांबे की चूड़ियां पहनी हुई है उसने, ठीक है, तांबे की चूड़ियां, और आप मैन हो, ठीक है, आपने भी तांबे के कड़े पहने हुए हैं, मैन। तो ऐसे समझ लो, आप लोग याद कर लो, राजस्थान और ओमान, ओमान एक देश है वैसे वेस्टर्न एशिया के अंदर में, फिर भी। टिन जो है फ्रेंड्स, अफगानिस्तान और ईरान के अंदर में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, टन 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 आवाज आती है वहां पर में गोलियों की, तो अफगानिस्तान और ईरान से टन 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 आवाज आती रहती है, अफगानिस्तान ईरान। और सोना जो है वो कर्नाटक में, ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड, ये याद रखना है आप सभी लोगों को। प्रीशियस स्टोन्स कहाँ मिलते थे आपको, कीमती पत्थर, बताओ मोदी जी कहाँ से, कीमती पत्थर। गांधी जी कहाँ से थे, चलो मतलब मोदी जी को छोड़ दो अभी का, कुछ लोग यहाँ पर में अलग अलग विचारधारा रखेंगे। गांधी जी कहाँ के थे, अरे ये बताओ सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे, ठीक है। काची केरी ने अंगूर काला, काची केरी ने अंगूर काला, आमे गुजराती लहरी लारा, ठीक है। अंबानी गुजराती, अडानी गुजराती, मोदी जी गुजराती, गांधी जी गुजराती, ठीक है। सरदार पटेल पण मारा गुजराती, गाना है ना आप लोगों को गुजरात का, तो गुजरात से ही प्रीशियस स्टोन्स निकले हैं ऐसे। अब कुछ भी समझो, बस याद रखने के लिए याद रख लो आप लोग, ओके, याद रखने के लिए याद रख लो बस, फिलहाल के लिए पूरा गाना ही सुना दिया आप लोगों को, कॉपीराइट ना आ जाए बस, ठीक है। प्रीशियस स्टोन्स ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्ज आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ठीक है, वो कॉपर और टिन से ही बनता है। कॉपर आया जाता था राजस्थान से, टिन लाया जाता था अफगानिस्तान ईरान से, ओके। चलिए, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर मैं आप लोगों का, केवल ये सही है, तांबा, तांबा राजस्थान में आपकी दुल्हनिया जो है उसने कॉपर के कपड़े पहने हैं, कॉपर के कपड़े नहीं पहने हैं यार, कॉपर की चूड़ियां पहनी है। और ओ मैन मतलब आप जो मैन हो, उसने भी पहने हुए तांबे की चूड़ियां। और टिन टिन की आवाज कहाँ से आ रही थी, अफगानिस्तान से आ रही थी और ईरान से आ रही थी, टिन टिन की आवाज, ठीक है, अफगानिस्तान की टिन 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 गोलियों की आवाज आ रही थी। अब वैसे तो आवाज पता नहीं कैसी आती है, ठर 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 आती है, लेकिन एडजस्ट कर लो अभी टिन टिन के अंदर में आप लोग, ठीक है। तो ये दोनों उल्टा सीधा दिया हुआ है, केवल ये सही है आपका, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, हड़प्पन्स वर अवेयर ऑफ कॉटन, क्या वो लोग कॉटन के बारे में जानते थे या नंगू पुंगू घूमते रहते थे। स्पिंडल वर्ल्स वर नॉट नोन टू हड़प्पा, हड़प्पा वासियों को तकली, तकली और सुतली के बारे में नहीं पता था, तकली और सुतली के बारे में। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे यहाँ पर में। देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे लोग अभी भी यहाँ पर में ऐसे जिन्होंने जो है टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी से टीचिंग परीक्षा चैनल जो है फ्रेंड्स उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर में आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। और बहुत बढ़िया। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, हड़प्पा के जो लोग थे वो कपास के बारे में जानते थे क्या, तो जी हाँ, वो लोग कपास के बारे में जानते थे। कपास जो है फ्रेंड्स मोस्ट प्रोबेबली 7000 साल पहले ही उगाया जाना शुरू हो गया था मेहरगढ़ के अंदर में, मेहरगढ़ में। और आपको बता दूं, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने जो आप लोगों का मोहनजोदारो नाम की एक जगह है, हड़प्पा साइट है मोहनजोदारो, सिंधु नदी के किनारे पर है, वहां पर मैं आप लोगों का जो है वो स्पिंडल वर्ल्स भी खोज के निकाला है, ठीक है। टेराकोटा और फेंस से बना, फेंस और टेराकोटा जो है वो बेसिकली चिकनी मिट्टी है, मिट्टी से बने हुए ये इस प्रकार के, ठीक है, आपके ये चिकनी मिट्टी के बने हुए या फेंस के चिकनी मिट्टी के बने हुए घड़े, या ये तकली मतलब जिसके ऊपर में नहीं गूंदते हो आप लोग, ठीक है। मान लीजिए ये देखो अभी आ ही गया सामने, ये बोल रहा है कि मेरे को भी दिखाओ सर, मेरे को भी दिखाओ, मैं भी तो हूँ आपके साथ में, आजा बेटा तू आजा, ठीक है। मान लीजिए ये धागा है, इसकी जिद थी इसलिए ला लिया मैंने इसको, देखो तो ऐसे गूंदने के लिए काम में नहीं होता है कि जो हो गया खुश, ठीक है, हो गई, तू भी प्रमोट हो गया, आजा पीछे आजा, चल बेटा। तो ऐसे गूंदने के काम जो आता है ना फ्रेंड्स, बेसिकली वो याद रखना है आप लोगों ने, ओके। गूंदने के काम जो आता है उसको तकली या सुतली, स्पिंडल वर्ल्स कहा जाता है, तकली सुतली। तो ऑब्वियस ही बात है उन लोगों ने मजाक मजाक में तो बनाई नहीं होंगी, ठीक है, कोई काम से ही बनाई होंगी उन लोगों ने,
मतलब धागा गूंथते होंगे, धागा मतलब कपास के बारे में पता होगा, तो कपास के बारे में जानते थे और तकली सुतली के बारे में भी जानते थे। तो नहीं वाला शब्द जो है ना ये गलत है आप लोगों का, पहला वाला सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स, 2200 लाइक्स हो चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत आभार। 2200 लाइक लेक्चर के बीच में कमाल है, मतलब आप लोगों को समर्पित है। एक और कीर्तिमान आप लोगों ने यहां पर में कर दिया है। ठीक है जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस मेसोलिथिक, ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था ना मैंने, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों का बताइए यहां पर में। सर हम लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर कीजिए जल्दी जल्दी से। देखो पीहू भी आप लोगों से कह रही है कि जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो, तो कर दो सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर। देखिए यहां पर मैं आप लोगों से बोला गया है मेसोलिथिक, ठीक है, मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार, ठीक है, लघु पाषाण माइक्रोलिथ कहा जाता था उनको। मेसोलिथिक काल के अंदर मैं आप लोगों को सिखाया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मेसोलिथिक मतलब कौन सा वाला कालखंड आप लोगों का। ठीक है, तो बस आप लोगों ने वही याद रखना है। मेसोलिथिक मतलब आप लोगों का वह कालखंड जब तापमान में थोड़ी सी वृद्धि देखने के लिए मिली आप लोगों को, वो सब जो मैंने बताया था वही वाली चीज आपकी। इसके अलावा इस समय में पत्थर के आकार बड़े बड़े होते थे, वो भी आप लोगों को पता है कि होते थे या नहीं होते थे, आपको बताया था मैंने। और इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, कितना इजी क्वेश्चन था। मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण का मतलब ये वाला। इस समय में क्या होता था, मध्य पाषाण के अंदर में छोटे छोटे से औजार या हथियार बनते थे, छोटे छोटे से। इस समय में बनते थे बड़े बड़े हथियार या औजार बनते थे। ठीक है, इस समय में छोटे छोटे बनते थे। इन्हीं को कहा जाता था माइक्रोलिथ। क्या बोलते थे, माइक्रो। ठीक है, माइक्रोलिथ्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथ्स मतलब पत्थर। लघु पाषाण, लघु शंका नहीं, लघु पाषाण, लघु पाषाण, लघु पाषाण कहा जाता था। छोटे छोटे पत्थर कहाँ बनते थे, कहाँ मिलते आपको, मेसोलिथिक एज के अंदर में। तो क्या ये बड़े बड़े पत्थर गायब हो गए थे क्या? अरे थे, बस यूज नहीं करते थे, अनुपस्थित नहीं थे। ये थे उपस्थित बट यूज नहीं करते थे, यूज करते थे छोटे छोटे वालों का। ठीक है, तो मेसोलिथिक एज के अंदर में आपको माइक्रोलिथ मिले हैं, बड़े बड़े वाले भी थे बट यूज नहीं करते थे हम लोग। और जो पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था वो छोटे आकार के होते थे। तो इस अवधि के दौरान मेसोलिथिक मध्यकाल के अंदर में लघु पाषाण या माइक्रोलिथ का इस्तेमाल किया जाता था। सही बात है, पत्थरों का आकार बड़ा था, नहीं जी छोटा था। ठीक है, इस अवधि के दौरान पुराने वाले औजार अनुपस्थित थे, नहीं थे मौजूद, बस इस्तेमाल नहीं होते थे। तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों ने सही आंसर दिया है बता दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए। अच्छा, सबसे बड़ा पीरियड कौन सा था इन तीनों में? इन तीनों में सबसे बड़ा पीरियड कौन सा था? इन तीनों कालखंडों के अंदर में सबसे बड़ा समय काल कौन सा था, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक या नियोलिथिक। आप लोगों के जितने भी जन्म हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जन्म आप लोगों ने कहाँ बिताए हैं? अगर होते हो पुराने जन्म तो की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर होते होंगे तो आपने सबसे ज्यादा जन्म कहाँ पर में बिताए होंगे? ऑब्वियस सी बात है पैलियोलिथिक में, क्योंकि ये जो है आप लोगों का 20 लाख साल पहले से लेकर करीब 12,000 साल पहले तक चलता रहा। तो आप लोगों को याद रखना है कि लॉन्गेस्ट पीरियड जो है हमारे पूरे मानव सभ्यता का, मानव इतिहास का, वो पैलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण युग के अंदर में था। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव इतिहास का 99% भाग अकेला जो है वो पैलियोलिथिक एज के अंदर में समाया हुआ है। ठीक है, पैलियोलिथिक एज में पूरे मानव इतिहास का सबसे लंबा कालखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग हमारे यहाँ पर में आपको बताना है कि हु वाज अपॉइंटेड एज दीवान ऑन 12 अगस्त 1765। दीवान, दीवान जो है फ्रेंड्स, दीवान मतलब आप समझ जाइए, दीवान का मतलब होता है जिसके पास में टैक्स वसूल करने का अधिकार होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर मैं कई बार तो आप लोगों को क्वेश्चन देखने का, ऑप्शन देखने का अधिकार मिल गया। ठीक है, ये क्या बात हो गई कि डायरेक्ट आंसर दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव भैया आंसर दिखा दिया तुमने बच्चों को, बट अगर पेपर में आया तो उनको याद भी आना चाहिए, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, उनके दिमाग में कैसे भी करो, अभी तुम हो भगवान के पास में, थोड़ा ज्यादा पास में हो तो करो थोड़ा सा कुछ सेटलमेंट। आंसर दिखा दिया तुमने डायरेक्टली, रॉबर्ट क्लाइव। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में हुआ क्या था मैं बता देता हूँ, पूरी कहानी है रॉबर्ट क्लाइव भैया की क्या हुई थी। 1764 के अंदर में आप लोगों का बक्सर की लड़ाई हुई थी। बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, बिहार के अंदर में बक्सर की लड़ाई हुई। इसके अंदर में अंग्रेज लोग जीत गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। इस जीत के बाद जो मुगल बादशाह थे, ठीक है, मुगल जो बादशाह थे, उन्होंने क्या किया
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दीवानी अधिकार दे दिए। दीवानी अधिकार मतलब टैक्स वसूल करने का अधिकार, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स वसूल करने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। अब कोई ना कोई व्यक्ति बनेगा ना दीवान, कंपनी की तरफ से कोई ना कोई एक व्यक्ति बनेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो दीवान बने थे। ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको दीवान बनाया गया, और कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान बने थे। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्या बात है, आप लोग तो आज कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत सारे लेते रहोगे यार, ठीक है। एक और बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, 2300 लाइक्स प्लस लाइक्स कर दिया आप लोगों ने पढ़ाते पढ़ाते, मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है। जी हाँ, ये एनसीईआरटी बेस है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पूजा रोहिला से बिल्कुल सही कह रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है, सारे ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बच्चा कर लेगा उसका फायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच 2300 प्लस लाइक्स के लिए आप लोगों के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है, फिर से आंसर दिख रहा है, प्लीज टीम इसको करेक्ट कर दीजिए अगर किसी के पास में हो तो एक्सेस। ठीक है, इसका आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर में टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी किसके पास में थी? परमानेंट सेटलमेंट के अंदर में, परमानेंट सेटलमेंट जो था उसके अंदर में टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी किसके पास थी? ये बताइए आप लोग, परमानेंट सेटलमेंट में टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी किसके पास में थी? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर में लागू था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर में, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले इलाके के अंदर में इसको जो है जमींदारी सेटलमेंट भी बोला जाता था। जमींदारी सेटलमेंट, जमींदारी, क्योंकि जमींदार लोग जो थे, ठीक है, जो राजा या तालुकदार थे उनको जमींदार बना दिया गया था, जमींदार, ठीक है, जमींदार बना दिया गया था, और उनको बोला गया कि भाई आप लोगों की जिम्मेदारी है टैक्स वसूल करने की, ठीक है। तो जमींदार। आप बताइए विलेज हेडमैन से टैक्स वसूल कौन से वाले शैली में जाता था? ओके, तो यहां पर मैं आप लोग देखिए, जमींदार या परमानेंट सेटलमेंट को ही जमींदारी सेटलमेंट बोला जाता था। राजा और तालुकदार थे, उनको जमींदार बना दिया गया था। विलेज हेडमैन को, ठीक है, विलेज, विलेज का मतलब होता है महल, महल। तो महलवाड़ी सेटलमेंट जो था, महलवाड़ी सेटलमेंट, उसके अंदर में विलेज हेडमैन को टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी थी। और डायरेक्टली किसान या रेयोत, ठीक है, किसान को ही रेयोत बोला जाता है, रेयोत। तो रेयोतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर में आप लोगों का डायरेक्टली रेयोत या किसानों से टैक्स वसूल किया जाता था दक्षिण भारत में। यहाँ पर में था रेयोतवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है, और ग्राम प्रधान वाला ये यहाँ पर में था, इधर में, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर में। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चार्ल्स कॉर्नवेलिस जो थे, ये जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1793 में, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लेकर आए थे, परमानेंट सेटलमेंट। राजा और जो तालुकदार हुआ करते थे उस समय के छोटे छोटे से राजा, छोटे छोटे इलाके के, या तालुकदार मतलब जिनकी चलती हो एकदम मस्त पैकी, ऐसे वाले टाइप के जो लोग थे, तब दबंगई वाले लोग, ठीक है, उन लोगों को जो है वो यहाँ पर में उन्होंने जमींदार बना दिया था, जमीन का मालिक बना दिया था। बोला था कि तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ से जो है टैक्स वसूल करके लाकर हमको दो। ओके, चलिए ये याद रखना है आप लोगों ने। रेवतवाड़ी सेटलमेंट कहाँ था? साउथ इंडिया में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, साउथ इंडिया में। और महलवाड़ी सेटलमेंट कहाँ पर में था? ये यहाँ से बंगाल के नॉर्थ वेस्ट में जाओ आप, बंगाल के नॉर्थ वेस्ट में, ये इधर वाले इलाके में, नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में, बंगाल में नहीं, बंगाल के परिपेक्ष में नॉर्थ वेस्ट में जाओ आप, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। तो वहां पर में महलवाड़ी सेटलमेंट था। महल का मतलब होता था गांव, गांव का मुखिया टैक्स वसूल करके देगा। रेवतवाड़ी सेटलमेंट या दक्षिण भारत के अंदर में क्या था? डायरेक्ट किसानों से टैक्स वसूल किया जाता था, डायरेक्टली, कोई बिचौलिया नहीं होता था, ना जमींदार ना गांव का मुखिया, ठीक है। चलिए, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जो है आप लोगों को बताना है कि कौन से गवर्नर जनरल के समय में लाया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप बिना क्वेश्चन के भी आंसर कर सकते हो वैसे, ठीक है, कर दीजिए जल्दी जल्दी से बिना क्वेश्चन के भी आंसर। बताइए, स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित करते समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
वैसे बंगाल का था वो, लेकिन क्वेश्चन के अंदर में पूछते समय उसने बंगाल लिखा है, तो कोई इशू नहीं है। लिखिए आप लोग, बताइए जल्दी जल्दी से। तो चार्ल्स कॉर्नवेलिस आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चार्ल्स कॉर्नवेलिस, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, 10 क्लास देखी थी और 60 नंबर आए थे, क्योंकि मुझे एग्जाम मिली थी आपकी फर्स्ट टाइम। चलो आरवी जी, आपने 10 क्लास के अंदर में अगर 40 नंबर लेकर आ गए तो इस बार तो आप और ज्यादा नंबर लेकर आओगे। ठीक है, तो चार्ल्स कॉर्नवेलिस जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट किया था। परमानेंट सेटलमेंट को किस नाम से जाना जाता है, ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख के बताएंगे। परमानेंट सेटलमेंट को किस नाम से जाना जाता है। और ठीक है, पानी पी लीजिए, बिल्कुल पीता हूं मैं, बस एक दो क्वेश्चन और करके फिर करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग एक बार लाइक एंड शेयर भी कर देंगे फ्रेंड्स सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए। जी, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों का देखिए यहाँ पर में आंसर आ गया है। और सबसे पहले तो आप लोगों को फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड, 2400 प्लस लाइक्स कर दिया आप लोगों ने, तो आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, 2400 प्लस लाइक्स करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हॉल्ट मैकेंजी नाम के एक अधिकारी जो थे, उन्होंने एक सिस्टम लेकर आया था, टैक्स वसूल करने का सिस्टम। ठीक है, इस टैक्स वसूल करने वाले सिस्टम के अंदर में गांव का जो मुखिया होता था, गांव का मुखिया, उसको बोला जा गया था कि भाई तुम टैक्स वसूल करके दो। तो कितनी सिंपल सी बात है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि महलवारी सिस्टम में, महल का मतलब ही होता था गांव, ठीक है, जहां से टैक्स वसूल किया जाना है। तो महलवाड़ी सेटलमेंट के अंदर में गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दी गई थी। महलवाड़ी सेटलमेंट के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। रेयतवाड़ी सेटलमेंट में डायरेक्टली किसानों से टैक्स वसूल किया जाता था। महलवाड़ी सेटलमेंट में डायरेक्टली किसानों से नहीं होता था, उस गांव का मुखिया जो होता था वो टैक्स वसूल करके देता था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। रेयतवाड़ी में डायरेक्ट गांव के किसान से, और महलवाड़ी में गांव का जो मुखिया होता था उससे। तो हॉल्ट मैकेंजी नाम का एक अधिकारी था जिसने 1822 के अंदर में इसको इजाद किया था। कहां पर में, कौन से इलाके में, नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में। महल वाली सेटलमेंट नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके के अंदर में था, ये याद रखना है आप लोगों ने। नॉर्थ वेस्ट, बंगाल के परिप्रेक्ष्य में नॉर्थ वेस्ट में जाओगे, उत्तर पश्चिम में, वहां पर में ये लागू था। ठीक है, हम बीपीएससी के लिए कैसे बैच परचेस करें सर, ऊपर वाले बाहर निकाल, तो वो लोग तो अगर अगर यूपी वालों को बाहर निकाल तो वो लोग सोना तिंडी जी, मैं इसके अंदर में ना कोई कमेंट कर नहीं सकता। मैं बस ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी इच्छा है भरने की, वैसे तो यार बिहार वालों के साथ में वो गलत किया है, मैं इस बात का पूरा वो करता हूँ कि भाई बिहार की है वो, लेकिन अगर बाहर वाले पढ़ रहे हैं, देना चाहते हैं, तो वो अपने अपने इसके ऊपर में दे सकते हैं। बट मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि भाई जब बाहर वाले लोगों, बाहर के राज्यों को अलाउ नहीं किया जाता है बिहार के अंदर में, तो ये उन्होंने थोड़ा तो ज्यादती की है। मैं मतलब इस हो शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं इसका हूँ कि उन्होंने गलत किया करके, बिहार सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। हॉल्ट मैकेंजी ने किया था इसको, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जो मैं हमेशा देता हूँ, एक एग्जांपल गोकुल गांव का। मान लीजिए कि फ्रेंड्स रामलाल के पास में एक जमीन है जिसका 10 रुपये टैक्स है, अहमद के पास में कुछ जमीन है उसके ऊपर 8 रुपये का टैक्स लगाया, जेठालाल के पास में 12 जमीन है 12 रुपये का टैक्स है, भिड़े के पास में 7 का, अय्यर के पास में एक जमीन है जिस पर 5 रुपये का टैक्स लगा है। भिड़े इस गांव का मुखिया है, ठीक है, सरपंच है या मुखिया है, तो भिड़े की जिम्मेदारी रहेगी, गांव के मुखिया की जिम्मेदारी रहेगी इन सबसे टैक्स वसूल करने की और अंग्रेज अधिकारियों के पास में ले जाकर जमा करने की। तो गांव का मुखिया जो है जब टैक्स जमा करता है, उस सिस्टम को महलवारी सेटलमेंट बोला जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये वाला जो सिस्टम था आप लोगों का, ये हॉल्ट मैकेंजी नाम के एक अधिकारी ने इजाद किया था। तो वही तो क्वेश्चन पूछा था, हॉल्ट मैकेंजी ने इजाद किया, गांव का मुखिया टैक्स वसूल करता था, महलवारी सेटलमेंट, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर मैं आप लोगों के रेयतवाड़ी सेटलमेंट जो है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके अंदर में हु वर कॉल्ड रेयत इन रेयतवाड़ी सेटलमेंट। रेयतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर में रेयत किसको कहा जाता था? रेयतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर में रेयत किसको कहा जाता था? तो ये जो है फ्रेंड्स किसानों को कहा जाता था, ये याद रखना है। रैयत या रेयत जो है ये किसानों को कहा जाता था। ठीक है, रैयत या रैयतवाड़ी सेटलमेंट। अच्छा, कहां पर में लागू थी ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट, बता सकते हैं आप लोग? कौन से प्रेसिडेंसी में, कौन से वाले इलाके में? साउथ इंडिया में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, इस इलाके में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास में। इसकी शुरुआत भी कैसे हुई थी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ।
यहां पर में टीपू सुल्तान का इलाका था, यहां पर में अंग्रेजों ने उसको जीत लिया। इस इलाके के ऊपर में अलेक्जेंडर रीड नाम का एक अधिकारी था जो शासन करता था छोटे से इलाके पर, टीपू सुल्तान के इलाके पर। उसने इस इलाके पर उसको एक्सपेरिमेंट किया, फिर पूरे मद्रास पे इस पे लागू किया था थॉमस मुनरो नाम के गवर्नर ने, जो मद्रास का गवर्नर था। उसने बोला अलेक्जेंडर रीड, वाह भाई तूने तो मस्त काम किया यार, मेरे को पसंद आया तेरा ये काम, ठीक है, कैसन कर लेता तू, ठीक है, अच्छा काम करता तू तो, ठीक है, मैं इसको पूरे मद्रास पे लागू करेगा, ठीक है। तो उसने पूरे मद्रास पे इसको लागू कर दिया था। इसी वजह से इसको मुनरो सिस्टम भी बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो मुनरो सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको, मुनरो सिस्टम, क्योंकि थॉमस मुनरो ने इसको पूरे मद्रास पे लागू किया था। अलेक्जेंडर रीड ने सबसे पहले ट्राई किया था टीपू सुल्तान के इलाके पे, मुनरो ने उसको पूरे बंगाल पे लागू किया, पूरे मद्रास में लागू किया था उसको, बेसिकली ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, और बहुत ही एकदम गोली की रफ्तार से आंसर करेंगे सभी लोग, गोली की रफ्तार से आंसर करेंगे सभी लोग। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहिए सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं और भी सेशंस लेता रहूं आप लोगों का, तो जल्दी जल्दी से बताइए। अगर ऐसे ही करते रहना है, सेशंस लेते रहना है, तो सभी लोग बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं भू राजस्व के कौन से वाले समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी, राजाओं और तालुकदारों को, तो 80% लोगों ने करीब करीब जो है यहाँ पर में, ठीक है, ओके। तो जो राजा समझौता, राजाओं और तालुकदारों को जो जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी, वो था आप लोगों का स्थायी समझौता, परमानेंट सेटलमेंट। उसी को आप लोग जो है क्या कहते थे, उसी को आप जमींदारी सेटलमेंट भी कहते थे, जमींदारी सेटलमेंट, जमींदारी सेटलमेंट भी उसी को कहा जाता था, स्थायी समझौता आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। टीम जो है, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई मुझे सुन पा रहा है पीछे से तो प्लीज जो है यहाँ पर में जो ऑप्शंस जो है वो आप लोगों के यहाँ पर में मिसिंग है, उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, बताइए टीपू सुल्तान के क्षेत्र में रैयतवाड़ी प्रणाली को सबसे पहले छोटे स्तर पर शुरू करने वाला वह कौन था, बोलो कौन था, तुम थी, मैं थी, कौन था। राशि तो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, उस समय में। वो कौन था जिसने, अलेक्जेंडर रीड ने जो है इसको स्टार्ट किया था, ओके। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया है, ठीक है। अलेक्जेंडर रीड टीपू सुल्तान के छोटे से इलाके के ऊपर में, अच्छा इसको पूरे 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 मद्रास प्रांत के ऊपर में किसने लागू किया था, ये बता सकते हो आप लोग, पूरे मद्रास प्रांत के ऊपर में। तो पूरे मद्रास प्रांत पे किसने लागू किया था, तो वो लागू किया था फ्रेंड्स आप लोगों का थॉमस मुनरो ने, इसी वजह से मुनरो सिस्टम भी बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी, गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने टीचिंग परीक्षा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स काफी सारे लोगों ने आंसर कर दिया है। तो मैं बता दूं गांव का मुखिया जो है ये महलवारी, महल का मतलब ही होता है गांव, तो गांव का मुखिया बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, सिंपल सी बात है यहाँ पर में, ओके। चलिए गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आपको बताना है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में कौन सा बंदोबस्त लागू किया गया था, ये बता दो। चलो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर में, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया, जल्दी जल्दी से आप लोग कर देंगे आगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूरा का पूरा रिविजन हम लोग करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 71% लोगों का अब तक आंसर यहाँ पर में आ चुका है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला जो रीजन था आप लोगों का, मतलब ये वाला रीजन जो था आपका, यहाँ पर में जो सेटलमेंट था, ठीक है, इसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लगाया था, और इसी को क्या कहा जाता था, जमींदारी सेटलमेंट, जमींदारी, क्योंकि जमींदार जो है वो बनाया गया था, किसको बनाया गया था जमींदार,
जो राजा और तालुकदार थे उन लोगों को यहाँ पर में जमींदार बना दिया गया था। ठीक है, राजाओं और तालुकदारों को यहाँ पर में जमींदार के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था, इसी वजह से इसको जमींदारी सेटलमेंट भी बोला जाता था। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाके के अंदर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप लोगों का एचटेट के अंदर में आया था। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। एचटेट की एग्जाम के अंदर में आया था ये क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं अभी भी कह रहा हूं जितने भी लोग हैं सारे की सारी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और सभी लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है इसको। अगेन वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को 2500 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिया है, 2500 प्लस लाइक्स। ठीक है, इन लाइव सेशन। तो आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मद्रास प्रांत के अंदर में, साउथ इंडिया में मद्रास प्रांत के अंदर में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। मद्रास प्रांत के अंदर में इसी को किस नाम से जाना जाता है आप लोगों का वो भी थोड़ा बता दो। ठीक है, इसको अलेक्जेंडर रीड ने ट्राई किया था, लेकिन इसको मुनरो सिस्टम बोलते हैं आप लोग। मुनरो सिस्टम, मुनरो सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, मुनरो सिस्टम। रैयत का मतलब क्या होता है ये आप लोग मेरे को बता देंगे कमेंट करके, रैयत का मतलब क्या होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा आप लोग आपकी स्क्रीन को जूम करके भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और एक बार सभी लोग यार, जितने लोग देख रहे हैं ना, सभी लोग एक साथ इसको शेयर कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दीजिए। जल्दी जल्दी से सभी जगह पे शेयर कर दो इस सेशन को, जहां जहां फैला सकते हो, ताकि मुझे ऐसे ही एनर्जी मिले आप लोगों को और ज्यादा पढ़ाने की। ठीक है, हर जगह पे आप लोग जहां जहां कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। ऑप्शन मैं दूंगा आपको, डोंट वरी, ऑप्शन दूंगा। पहले आप लोग ये तो डिसाइड करो क्या है। क्वेश्चन इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बेचारा मेरा स्मार्ट बोर्ड इतू सा है, तो मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं मर जाऊं, क्या करूं मैं। ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी, नहीं उल्टा हो गया शायद। क्या था वो, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, सादा कुत्ता कुत्ता, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, वो ऐसा कुछ तो भी था वो। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये आप लोगों का है क्वेश्चन। ऑप्शन के साथ देखना है तो ऑप्शन देखो, अब ये लो ऑप्शन, अब लो ऑप्शन, अब आंसर करो बेटा। अब तो आना ही चाहिए आप लोगों को आंसर। ऑप्शन ऑप्शन कर रहे थे आप लोग, अब आंसर करो। आंसर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा, अब बताइए आंसर क्या है। 1 2 3 4। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी, चलो आप लोगों ने आंसर कर दिया है, अब देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, महलवारी सेटलमेंट, ठीक है, महलवारी जो सेटलमेंट है आप लोगों का, ये जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस थे बंगाल से रिलेटेड, बंगाल मान लो यहाँ है, तो बंगाल के नॉर्थ वेस्ट में जाओगे तो यहाँ पर में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, बंगाल से नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके के अंदर में, इस वाले इलाके के अंदर में महलवारी सेटलमेंट था, ऐसा बोल रहे हैं। वही अगर मैं बात करूं रियोतवारी सेटलमेंट की, तो ये साउथ इंडिया में था, साउथ में, तो साउथ इंडिया में था रियोतवारी सेटलमेंट, ये तो बिल्कुल सही है पहला वाला। महलवारी सेटलमेंट बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पूर्व में, ठीक है, मतलब ये वाले इलाके के अंदर में था। वो बंगाल प्रेसिडेंसी के रेफरेंस की बात कर रहा है, वो बंगाल प्रेसिडेंसी की नहीं, बंगाल प्रेसिडेंसी से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम में जाओगे तो। ठीक है, महलवारी सेटलमेंट के अंदर में गांव का जो मुखिया है, महल का मतलब ही होता है गांव, तो गांव का मुखिया जो है पूरे गांव का राजस्व एकत्र करता था। जबकि रैयतवारी सेटलमेंट में डायरेक्टली किसानों से टैक्स वसूल किया जाता था, डायरेक्टली उनके साथ समझौता किया जाता था किसानों के साथ में कि तुम हमें टैक्स दोगे डायरेक्टली। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों के दोनों सही है। ठीक है, तो आंसर यहां पर में आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स, ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो 4 इज द आंसर। और कितने परसेंट लोगों ने आंसर किया था, 44% लोगों ने, 44% लोगों ने सही आंसर दिया था। इसीलिए रिवीजन की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है ना, दोनों के दोनों जो डिफरेंस दिया है दोनों में सही डिफरेंस दिया है, एकदम सही डिफरेंस है, बिल्कुल एकदम सही डिफरेंस है आप लोगों का। ठीक है, चलो तो अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, लो खुश, मिल गई खुशी पूरा बड़ा क्वेश्चन देखकर। इतना बड़ा क्वेश्चन था वो, दिख रहा आप लोगों को, इतना बड़ा क्वेश्चन।
उसको छोटू छोटू सा करके डाला था मैंने आप लोगों के लिए। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, क्या बात है, कौन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे बार बार बोलने के बावजूद भी अभी तक आंसर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आंसर्स दिखाई देने, आंसर को पहले छुपा लेता हूं मैं यहाँ पर, मैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्लांट वुड वॉज यूज वेयर एंड वाई, काइक के लिए यूज किया जाता था। चलिए, तो वोड, वोड के बारे में मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी सिखाया हुआ है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, तो वोड नाम का जो पौधा है वो यूरोप में उगाया जाता था। यूरोप में, यूरोप में कौन सा वाला जोन है वो पृथ्वी का, बता सकते हो। ये अगर मान लो इक्वेटर है आपका 0 डिग्री वाला, तो कोई मुझे बता सकता है वो कौन सा वाला जोन है। जो बच्चे रेगुलर देखने वाले वो तो बता देंगे, जो जिसने दानिश सर के सारे लेक्चर देखे। SST बाय दानिश सर, सीटेड बाय दानिश सर जनरल नॉलेज, कुछ भी सर्च कर लो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। दानिश सर लिख के कुछ भी सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। वोड जो है फ्रेंड्स पौधा, ये यूरोप में पाया जाता था नीले और बैंगनी रंग के लिए, बट ये हल्का और हल्का हल्का रंग होता था, ये याद रखना है आप लोगों ने। हल्का वाला रंग होता था और पेल हो जाता था, डल था, भी बहुत ही ज्यादा खराब किस्म का था। ठीक है, तो याद रखना है यूरोप के अंदर में। और ये कौन से वाले जोन में पाया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। इस जोन को आप लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट, टेम्परेट जोन के अंदर में पाया जाता है, टेम्परेट जोन। शीतोष्ण बोला जाता है इसको हिंदी में, शीतोष्ण, शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है जहां यूरोप मिलता है ना, उस क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र या टेम्परेट जोन बोला जाता है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है थोड़ा सा। इंडिगो, जैसे भारत में नील होता है ना, वैसे ही फ्रेंड्स आप लोगों का जो है वो वोड भी होता है, वायलेट और ब्लू कलर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। महल का क्या अर्थ है, महल का क्या अर्थ है ये बताएंगे आप सभी लोग। महल का क्या अर्थ है ये बताना है आप सभी लोगों ने। महल का अर्थ क्या है, व्हाट वाज महल। तो महल क्या है, तो ग्राम प्रधान, फसलों का प्रकार, गांव या गांव का समूह या किसान, क्या है महल। तो महल क्या है आप लोगों का, तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि महल मतलब होता था गांव या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस जहां से टैक्स वसूल किया जाता था, जहां से टैक्स वसूल किया जाता था उसको महल बोला जाता था, गांव या गांव के ग्रुप को। ठीक है, ये आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हो महल। ठीक है, महल मतलब ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए महल बोलते थे गांव या गांव के ग्रुप को ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है इंडिगो कल्टीवेशन के, नील की खेती के 2 प्रकार कौन से हैं। नील की खेती के 2 प्रकार कौन से हैं ये बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से। और जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह पे शेयर कर देंगे सभी के सभी लोग। और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी हम लोग जो है 1,55,000 सब्सक्राइबर पर पहुंचने वाले हैं, तो सभी लोग इसके अंदर में जल्दी जल्दी से सहभागी हो जाइए। 1,54,680 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आ भी सकता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी। तो इंडिगो कल्टीवेशन जो है आप लोगों का फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, 2 प्रकार होते हैं, एक होता है निज सिस्टम और एक होता है रियोती सिस्टम। देखो ध्यान से समझना, इंडिगो का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये समझो आप लोग, नील है तो नीले कलर से लिखूंगा, नील है तो नीले कलर से। ठीक है, इंडिगो, इंडिगो मतलब नील, 4 बूंदों वाला उजाला। ठीक है, वही नील है आप लोगों का, ये नील, नीला कपड़ा करने के लिए डाई के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको 2 प्रकार से उगाया जाता है। अगर मान लो कि नील बनाने वाला जो मालिक है, जो बागान मालिक है, ठीक है, जो नील बनाना चाहता है, वो खुद की जमीन पर, खुद की जमीन पर, खुद की जमीन के ऊपर में खुद जमीन लेकर
किराए के किसान के द्वारा अपना नील उगाए और उसको इंडिगो में कन्वर्ट कर दे, उसको सुखा के, तो उसको निज सिस्टम बोला जाता है। और दूसरा होता है कि किसानों को कॉन्ट्रैक्ट दे दे, कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई लोग तुम मुझे नील दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे ना, ठीक है, वैसे वाला, तुम मुझे नील दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में रेवती, किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि तुम मुझे नील दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो निज सिस्टम मतलब खुद के जमीन के ऊपर में नील उगाना। बागान मालिक जो होते थे, बागान मालिक मतलब वही जो नील की जिनकी फैक्ट्री होती थी उनको बागान मालिक बोला जाता था, बागान मालिक। तो बागान मालिक अगर खुद के जमीन पर खेती करते तो निज 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 मतलब मेरा निजी जीवन है, मेरा निजी जीवन के अंदर में कोई हस्तक्षेप ना करे। ऐसा बोलती नहीं कि लड़कियां, ये मेरा निजी मामला है, तुम मेरे मामले में कैसे बोल रहे हो। ठीक है, निज मतलब पर्सनल, बिल्कुल वैसे ही वाला। तो ये वाला निज सिस्टम आपका। और रेवती मतलब, रेवत का मतलब भी बता दिया, किसानों के साथ में एग्रीमेंट करके जो कराते थे वो वाला। ठीक है, चलिए, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, निज और रेवती। तो निज और रेवती सिस्टम, निज सिस्टम में बागान मालिक खुद की जमीन पर खेती करते थे इंडिगो की, और रेवती सिस्टम के अंदर में किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो निज सिस्टम में डायरेक्टली जो है वो खुद कंट्रोल करते थे अपने खेत को, केवल फर्टाइल इलाके के ऊपर में ही इंडिगो उगाया जा सकता है, तो बड़ा छोटा सा ही प्लॉट मिल पाता था, कम इलाके पे कर पाते थे खेती ये लोग, इसका ये नुकसान था निज सिस्टम का। रेती सिस्टम के अंदर में किसानों को फोर्स किया जाता था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। उस कॉन्ट्रैक्ट को पता है क्या बोलते थे ये लोग, सट्टा, सट्टा बोलते थे, सट्टा सट्टा। ठीक है, तो सट्टा बोला जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, सट्टा। ठीक है, एग्रीमेंट को जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था किसानों के साथ में, तो किसानों के साथ में सट्टा करते थे वो लोग कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, हम तुमको कुछ पैसे देंगे, ठीक है, उधार में, एडवांस में, इंटरेस्ट रेट के ऊपर में लोन देंगे, ब्याज पर। ठीक है, बट तुमको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 25% लैंड के ऊपर में इंडिगो उगाकर हमें बेचना पड़ेगा, बट हम खरीदेंगे हमारे वाले दाम पर, हमको जितना मंजूर होगा। ठीक है, हमारे दाम पर। तो कम से कम 25% लैंड के ऊपर में जो है किसानों को बाध्य किया जाता था खेती करने के लिए। याद रहेगा आप लोगों को ये चीज, ओके। तो सट्टा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता था। व्हाट वाज सट्टा, सट्टा जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता था जो किसानों के साथ में किया जाता था। ठीक है, और किसानों को कुछ पैसे दिए जाते थे एडवांस में, और उसने जो है वो अपने लैंड पर कम से कम 25% लैंड के ऊपर में उनको करना पड़ता था खेती। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ब्लू रिबेलियन हुआ था आप लोगों का, उसका बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्लास लगा सकते हैं क्या हम? बिल्कुल लगा सकते हैं तरसीम सिंह जी, बिल्कुल। पीएस टेट का पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर जो है वो उसी में से आया है जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जो एनसीईआरटी बेस्ड करवाया था, उसी में से पूरा का पूरा पेपर आया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। नीले पेन से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2600 प्लस लाइक्स के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, 2600 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिया है, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। इनमें आपको यहाँ पर मैं बताना है कि इनमें से कौन सा वाला गलत वाला है, ये आप लोग बताएंगे यहाँ पर में। ठीक है, नील विद्रोह के बारे में क्या गलत है? तो रैयत के पास जमींदारों का समर्थन था। रैयत मतलब क्या होता है, ये कमेंट करो जल्दी से, मैं आपको सिखाऊंगा ये क्वेश्चन, फिर से सिखाऊंगा आपको। ठीक है, रैयत का मतलब क्या होता है? ठीक है, रैयत का मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स किसान। किसानों के पास में जमींदारों का भी समर्थन था जब वो विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का। तब रैयत ने इंडिगो उगाने के समर्थन में विद्रोह किया। नहीं मेरे को तो इंडिगो उगाना है, मेरे को इंडिगो उगाने दो, मैं नहीं 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 मेरे को इंडिगो उगाना है, हम मेरे को इंडिगो उगाने दो। ठीक है, वो कर रहे थे कि नहीं मेरे को तो इंडिगो उगाना है, मैं बैठ जा रहा, मेरे को इंडिगो उगाना है करके। ऐसे बैठ गए थे क्या वो लोग यहाँ पर में धरना प्रदर्शन करते हुए? ठीक है, बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। जो बागान मालिकों के लिए काम करता था उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। सारे के सारे पॉइंट सही है, ये बताइए कौन सा वाला गलत पूछा था आप लोगों से, तो ये देखना है आप लोगों ने। मैं आप लोगों को समझाता हूँ पूरा का पूरा पॉइंट हुआ क्या था। एक्चुअली फ्रेंड्स बात है 1859 की। जो किसान थे बेचारों के साथ में गलत तरीके से सट्टा कर लिया गया था, एग्रीमेंट कर लिया गया था जबरदस्ती। तो किसान लोग नाराज हो गए। उन्होंने बोला भाई तुमने हमको कैश दिया एडवांस में, हमारी जमीन खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि जो इंडिगो होता है, किसान क्यों इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे? क्योंकि इंडिगो का जो पौधा होता है, नील का जो पौधा होता है, वो जमीन से पूरा का पूरा पोषक तत्व चूस लेता है।
अगर एक बार आपने वहां नील की खेती कर ली तो फिर वहां पर में आप कई साल तक चावल नहीं उगा सकते। किसान चावल उगाना चाहते थे, बट बागान मालिक उनके ऊपर में फोर्स कर रहे थे कि भाई हमें तो इंडिगो उगा के दो। तो किसानों को आया गुस्सा, बोले, मतलब समझ जाओ क्या बोले, ठीक है। उन्होंने उन्होंने पे करना बंद कर दिया, डिडंट पे, ठीक है, रेंट। उन्होंने जो रेंट था या जो इंटरेस्ट था, जो पैसा देना था किसानों को, वो देना बंद कर दिया। बोले भूल जाओ करके पैसा भी प्लांटर्स को या बागान मालिकों को। जो बागान मालिकों की फैक्ट्रीज थी उसके ऊपर में आक्रमण किया, तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। गोमास्ता, गोमास्ता उन लोगों को कहा जाता है फ्रेंड्स जो लोग ठीक है बागान मालिकों के एजेंट थे और पैसा वसूल करने के लिए आते थे। तो जो लोग किसान जो जो किसानों से पैसा वसूल करने के लिए आते थे गांव में, जैसे मान लीजिए कि मैं आया आप लोगों के पास में ऐसे गुमास्ता बन के, और किसान लोग क्या हालचाल, सब बढ़िया चल रहा है, क्लास वूस कैसी चल रही दानिश सर की, तुम लोगों की चल रही है ना बढ़िया, चलो निकालो पैसे निकालो जल्दी जल्दी से सब लोग, रामलाल, श्यामलाल, रीना काकी, टीना काकी, मीना काकी, पिया भाभी, चलो सभी लोग जल्दी जल्दी से पैसे निकालो, ठीक है। आप लोग आए और पकड़ के पीट डाला मेरे को। तो बोले तुमको मना किया था बागान मालिक के लिए काम नहीं करना, हम तो उसका बहिष्कार कर रहे हैं, और आप लोगों ने मेरे को पीट डाला पकड़ के। तो जो भी बागान मालिक के लिए काम करता था उनको पीट डालते थे पकड़ के, और उसका जो है ना, ठीक है, सोशली बॉयकॉट भी कर दिया जाता था, ठीक है, सोशली बॉयकॉट कर दिया जाता था। कोई अपने लड़के के मुंडन पे नहीं बुलाता था। निशा जी जो है अपने लड़के के मुंडन पे नहीं बुला रही मेरे को, ठीक है, कि खाना खाने के लिए दानिश सर तो गुमास्ता है बन गए, उनके लिए काम कर रहे हैं, मैं नहीं बुलाऊंगी उनको अपने यहाँ पर मैं काम करने के लिए, ओके। तो गुमास्ता मतलब प्लांटर्स लोगों का एजेंट, ठीक है। जब रेवत लोगों ने यह आंदोलन किया तो जमींदार और विलेज के जो मुखिया लोग थे उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया। उन्होंने बोला बात तो सही है यार तुम लोगों की, यार देखो तुम्हारी खेती का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने यार। सुरेश इतना अच्छा था तू पहले ना, इतना मोटा ताजा था, देख तेरे सर के बाल भी उड़ गए टेंशन के मारे, तू कितना पतला हो गया रे सुरेश, ठीक है। पहले तेरे को हर 2 साल के अंदर में तेरे घर में जो है नन्ही मुन्नी किलकारी सुन गूंजा करती थी, आज 10 साल हो गए, ठीक है, तेरा छुटका जो है 10 साल का है, मतलब कितना टेंशन ले रहा है तू। मैं तेरा समर्थन करूंगा। जमींदार और गांव का मुखिया आके कह रहा है सुरेश से, गांव के इससे, भाई मतलब जमींदार और गांव का मुखिया जो है वो किसानों के समर्थन में थे। बेचारा सुरेश कितना टेंशन में है, कितना टेंशन में है सुरेश यहाँ पर में। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि जो लोकल जमींदार थे, जो गांव के मुखिया लोग थे, वो रेवत लोगों का समर्थन करते थे, किसानों का समर्थन करते थे कि भाई यार तुम्हारी बात सही है करके, यहाँ पर मैं कितना टेंशन ले रहा लड़का हमारा। तो ये याद रखना है, किसान नहीं उगाना चाहता था। तो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। सब्सक्राइब भी करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से, यहाँ पर मैं जितने भी लोग देख रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर में, अगर आप लोग चाहते हो कि पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिलते रहे तो दानिश शेख, DANISHSHEIKH दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में आप लोग जा सकते हो, वहां पर में आप लोगों को मिल जाएगी दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के, ठीक है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है कि रेयत के पास जमींदारों का समर्थन हासिल था, बिल्कुल सही बात है। रेयत ने इंडिगो उगाने के समर्थन में नहीं, इंडिगो नहीं उगाने के समर्थन में या उसके विरोध में, इंडिगो उगाने के विरोध में उन्होंने किया था। तो बी वाला गलत है आप लोगों का। तो आपसे गलत वाला ही तो पूछा है, तो गलत वाला, फॉल्स वाला मतलब आंसर इज बी, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गलत वाला पूछा है आप लोगों से, फॉल्स पूछा है आपसे। तो बी, कितने लोगों ने सही आंसर दिया था मेरे को बता देंगे हाथ ऊपर करके जल्दी जल्दी से, कितने लोग हैं जिन्होंने सही आंसर दिया था, बता दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है, सही आंसर जिन लोगों ने भी दिया था। फिर ये जो ब्लू रिबेलियन हुआ उसके बाद में जो है ना, एशले एडन करके एक मैजिस्ट्रेट थे बंगाल के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक आदेश पारित किया। उन्होंने आदेश ये पारित किया कि अब जो है किसी भी इंडिगो कल्टीवेटर को इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर में बाध्य नहीं किया जा सकता। तो एशले ईडन वो अधिकारी थे जिन्होंने किसानों के फेवर में वो दंगा रोकना चाहते थे, जो ब्लू रिबेलियन, नील विद्रोह जो हो रहा था। नील विद्रोह कब हो रहा था? 1859। सभी लोग लिखो पहले, ये DSSB में भी आया था 1859।
नील विद्रोह। तो नील विद्रोह को रोकने के लिए उन्होंने एक आदेश पारित किया कि भाई किसानों को बाध्य ना किया जाए, किसानों को कंपल्शन ना किया जाए इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट या सट्टा एक्सेप्ट करने के लिए। बट किसानों ने इसको अपने मनमर्जी से लिया। किसानों को लगा कि रानी का आदेश आया है ऊपर से, ठीक है, अंग्रेज से, ठीक है, दादी अम्मा का, विक्टोरिया का आदेश आया है कि अब किसी को नील उगाने की जरूरत नहीं है करके, ठीक है। एक्चुअल में ये जो एशले एडन था ना, वो खुश करने की स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा था बेचारा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में इसी के ऊपर में आधारित एक नील दर्पण करके कहानी लिखी गई थी। बता सकते हो किसने लिखी थी नील दर्पण कहानी? इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया। इंडिगो कमीशन ने पाया कि जो प्लांटर्स थे, जो बागान मालिक थे, वो गिल्टी थे, दोषी थे। बागान मालिक क्यों दोषी थे, कोई बता सकता है मेरे को? बागान मालिक क्यों दोषी थे? क्यों, क्या कारण था कि बागान मालिकों को दोषी माना गया? बताइए जल्दी से। बागान मालिकों को दोषी क्यों माना गया? क्योंकि फ्रेंड्स, बागान मालिकों ने क्या किया था, जबरदस्ती किसानों के साथ में एग्रीमेंट किया था। ये डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई जो इंडिगो प्रोड्यूस करना है, इंडिगो जो नील का उत्पादन करना है, ये किसानों के लिए फायदेमंद सौदा नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। तो किसानों के ऊपर में है कि किसान नील उगाए या ना उगाए, उनके ऊपर में कंपल्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है यार, उसको तो पूरा कर दो ना। मानते कि नहीं मानते आप बात? ये आप लोग बताओ, आप लोग इतने समझदार लोग हो यार, आप इतने समझदार हो कि नहीं हो? आप समझदार, हंसो मत, सच में आप लोग समझदार हो, ठीक है। तो आप लोग समझदार हो, ठीक है। तो आप बताओ कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो पूरा कर लेना चाहिए ना। तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लो, लेकिन हाँ, फ्यूचर में रिफ्यूज कर सकते हो, फ्यूचर के अंदर में रिफ्यूज करने के लिए अलाउड है, ठीक है। चलिए, तो ये बोला था यहां पर मैं। आप बताओ कि होम डिड द इंडिगो कमीशन होल्ड गिल्टी? इंडिगो कमीशन ने किसको गिल्टी माना था? अभी बताया ना, इंडिगो कमीशन बनाया गया था। दीन बंधु मित्रा जो थे, उन्होंने नील दर्पण नाम की कहानी लिखी थी, दीन बंधु मित्रा ने। गुड। दीन बंधु मित्रा ने, ठीक है। तो इंडिगो कमीशन ने किसको दोषी ठहराया था? रैयत को, बागान मालिक को, सरकार को या जमींदार को? तो भाई प्लांटर्स जो थे, बागान मालिक थे जो थे, जिन्होंने जबरदस्ती किसानों के ऊपर में दबाव डाला था, वो एग्रीमेंट साइन करने। एग्रीमेंट को क्या बोला था जल्दी से बताओ आप लोग, ठीक है। एग्रीमेंट को क्या बोला था, जल्दी जल्दी से बता देंगे एक बार आप लोग कमेंट करके। एग्रीमेंट को क्या बोला था उन्होंने, ठीक है। तो एग्रीमेंट को भी उन्होंने बोला कि वो गलत था करके, ठीक है। नेक्स्ट वाला, आयोग ने बागान मालिकों को दोषी माना था, ये याद रखना है आप लोगों ने। गुमास्ता किसके एजेंट हुआ करते थे, ये भी बता दो आप लोग। गुमास्ता किसके एजेंट थे? अभी मैं आया था ना थोड़ी देर पहले गुमास्ता बन के। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग, जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहिए, जहां जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो। और कमेंट में आंसर्स करते रहना है आप लोगों ने। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी करवाता रहूँ लेक्चर्स जो है, तो वो मेरे को आप लोग बताते रहोगे। तो गुमास्ता जो थे, वो गुमास्ता जो है वो इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है, बागान मालिक जो थे, उन लोगों के एजेंट हुआ करते थे और पैसे वसूल करने गाँव में आते थे। इंडिगो कल्टीवेटर मतलब तो किसान हो गया, ठीक है। विलेज हेडमैन, गवर्नर जनरल नहीं। गुमास्ता मतलब इंडिगो प्लांटर्स के एजेंट, ठीक है। इंडिगो बागान मालिक के एजेंट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आप बताइए, हु थॉट दैट ब्रिटिश शुड एक्ट एज पेरेंटल फिगर प्रोटेक्टिंग रियोट्स अंडर चार्ज? किसने कहा था कि अंग्रेजों को पिता की भांति जो है वो किसानों की रक्षा करनी चाहिए? किसने कहा था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड, जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि पेरेंटल फादर फिगर के तौर पर हमें किसानों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हम किसानों से क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग किसानों से, अरे मिट जा मेरे भाई, ठीक है, डायरेक्टली किसानों से एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो हमें किसानों के लिए पिता की भांति जो है उनकी रक्षा करनी चाहिए, ये कहा था थॉमस मुनरो ने। तो ये थॉमस मुनरो का कथन है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने, एग्जाम के अंदर में डायरेक्टली पूछेंगे कि किसका कथन था ये। तो थॉमस मुनरो का कथन था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये अलेक्जेंडर रीड ने इसको चालू किया था, रियोतवारी सेटलमेंट, लेकिन थॉमस मुनरो ने इसको पूरे राज्य पे लागू किया था।
पीडीएफ जो है फ्रेंड्स आप लोगों को दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके ऊपर में मिलेंगी। जब हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट आप लोगों को जो है पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगी। दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है, इसके ऊपर में आ जाना। आज की जो टेस्ट है उसकी लिंक भी आप लोगों को इसके ऊपर में मिलेंगी, टेस्ट की लिंक। ठीक है, जो आज टेस्ट होने वाली है आप लोगों की, वो टेस्ट की लिंक भी आपको इस पर मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आपको बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कितने लोग चाहते हैं कि कल भी मैं इसको कंटिन्यू करूं? ठीक है, कल भी कंटिन्यू करूं? जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ नदीम जी। कितने लोग चाहते हैं कि कल इसको कंटिन्यू करूं मैं, हिस्ट्री को? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग इंडिगो कमीशन जजमेंट? ठीक है, इंडिगो कमीशन जजमेंट के रिगार्डिंग कौन सा वाला पॉइंट यहां पर में गलत है वो बताना है सबसे पहले तो आप लोगों ने। वो बताओ, फिर बाद में देखते हैं अपन लोग इसको। पहले इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ये वाला जो टॉपिक चल रहा है उसको, तो वो तो देख कर ही जाओ पूरा का पूरा आप लोग पहले। फॉल्स है। ठीक है, तो कमीशन हेल्ड प्लांटर्स गिल्टी, बागान मालिकों को दोषी ठहराया था, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, घोषणा की गई कि इंडिगो उत्पादन रैयतों के लिए लाभदायक नहीं है, ये भी घोषणा की गई थी कि इंडिगो उगाना प्रॉफिटेबल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर में कि नहीं है। रियोत को यह बोला गया कि वो डिसकंटिन्यू कर दो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी चल रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट, उसको भी डिसकंटिन्यू कर दो, चलेगा। तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को भी डिसकंटिन्यू करने के लिए बोला गया। क्या ये बात सही है, ये बताइए आप लोग पहले तो मुझे। क्या ये बात सही है कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को भी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं? लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं टीचिंग परीक्षा चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग। और आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर में भी फॉलो कर सकते हो, टीचिंग परीक्षा आप लोग सर्च करोगे आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहां पर मैं याद रखना है कि जो पुराने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट थे, ठीक है, उसको बोला गया कि उसको पूरा करो, आगे से मत करना। तो ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को डिसकंटिन्यू करने के लिए जो बोल रहा है वो गलत है यहाँ पर में। तो ये वाला सही होगा आपका, क्योंकि ये गलत पॉइंट है, इसका उल्टा बोला गया था। ठीक है, कि भाई एग्जिस्टिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको पूरा करो, आगे के लिए रिफ्यूज कर देना, ऐसा बोला गया था। ठीक है, चलिए। सट्टा, व्हाट वाज सट्टा एंड इन विच सिस्टम इट वाज यूज्ड? एग्जाम का क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन है मेरे बच्चों के लिए? ये कोई क्वेश्चन है? बताओ, ये क्वेश्चन मेरे बच्चे नींद में करके आएंगे, मेरे बच्चे ये क्वेश्चन नींद में करके आएंगे। बाय द वे थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया 2700 प्लस लाइक्स करने के लिए। आप लोगों का लाइव क्लास के बीच में 2700 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए, तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सट्टा, सट्टा मैंने आप लोगों को याद करवा दिया एकदम। ठीक है, ये क्या था? कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था। और ये क्या था? कौन से वाले सिस्टम में? निज सिस्टम में या रियोती सिस्टम में? ये बताओ, निज सिस्टम या रियोती सिस्टम? निज सिस्टम में नहीं, रियोती सिस्टम में। क्योंकि निज सिस्टम में तो वो तो खुद का करता था ना, वो तो खुद करता था, तो एग्रीमेंट क्यों करेगा? ये रियोती सिस्टम मतलब किसानों के साथ में एग्रीमेंट करता था, किसानों के साथ में। ठीक है, किसानों के साथ में एग्रीमेंट करता था, इसी वजह से ये वाला आप लोगों का होगा। ठीक है, रियोती सिस्टम आपका किसान के साथ में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों ने सही किया है, हाथ ऊपर करके बता देंगे सभी लोग। जी हाँ सर, सही हुआ है, रियोती सिस्टम। ठीक है, आपके जैसे एसएसटी कोई नहीं पढ़ा सकता सर पूरे यूट्यूब पर। थैंक यू नीलम सिंह जी फॉर योर स्वीट कमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइव झींगा लाला। आप लोग आपके यूट्यूब के ऊपर में ऐसा पिंच आउट करके जो है ना वो देख भी सकते हो, जैसे नहीं कि आप लोग वो डीपी को करते हो, कितनी स्वीट सी है ना, कितनी क्यूट सी है। बच्ची की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं नहीं तो गलत मत समझना। ठीक है, ऐसा आप लोग जूम करके देखते हो, मतलब बच्ची या बच्चा जो होता है उसको, ये तो बस पता चले कि जूम करके देखते हो आप लोग, जो डीपी होती है व्हाट्सएप की वैसा वाला। तो जूम करके आप देख सकते हो, आपका यूट्यूब पे जूम हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती की निज व्यवस्था के संदर्भ में अलग अलग समस्याएं थी। जो नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी जमीनों से हटवा दिया गया। एक चौथाई जमीन के ऊपर में उनको फोर्स किया गया कि भाई वो लोग जो है जमीन के ऊपर में खेती करें। कॉन्ट्रैक्ट्स गॉट देम कैश एडवांस बट द डेप्ट केप्ट इंक्रीजिंग, उनको एडवांस में पैसे देते थे लेकिन उनका लोन हमेशा बढ़ता जाता था। विलेज हेडमैन वर फोर्सिंग देम टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स, विलेज हेडमैन जो है वो फोर्स कर रहा था उनको कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करो।
देखो, निज सिस्टम की बात हो रही है सबसे पहली बात तो, ठीक है। निज सिस्टम कौन सी वाला? निज सिस्टम के अंदर में क्या होता है? पहली बात तो निज सिस्टम मतलब खुद की जमीन के ऊपर में खेती करना, खुद की जमीन पे खेती करना, ठीक है। जब खुद की जमीन पे खेती करेंगे तो किसी और को फोर्स क्यों करेंगे भाई, एक चौथाई पे करो करके, ठीक है। उनको कैश दे देंगे, विलेज हेडमैन को जो है फोर्स करेंगे या विलेज हेडमैन फोर्स करेगा। अरे खुद की जमीन के ऊपर में जब खेती करेंगे तो नील की फैक्ट्री के आसपास जो रहते हैं लोग उनको हटवा देंगे। मान लो मैंने यहाँ पर में, ठीक है, दानिश नील फैक्ट्री ये लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर में किसान लोग रहते हैं, अपना अपना खेती करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ ढिशुम ढिशुम करके अपने बहुत सारे गुंडे लोगों को लेकर आऊंगा और इन सबको यहाँ से हटवा दूंगा, चलो खाली करो जमीन मेरा, अब यहाँ पर मैं नील की खेती होंगी मेरी, ठीक है। तो ये जो बागान मालिक होगा वो क्या करेगा, बागान मालिक जो है ये जमीन को खाली करवा लेगा और यहाँ पर में जो है अपनी नील उगाएगा, यहाँ पर में उगजा नील उगजा नील 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 उगजा नील, ठीक है, इस तरीके से। तो आसपास वाले जो नील की फैक्ट्री के आसपास वाले जो लोग थे उनको खाली करवा दिया गया था, ये वाली याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो जो लोग थे, ठीक है, आसपास वाले जो लोग थे उन लोगों को जो है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां से छोटे मोटे जो मतलब लोग रहा करते थे उनको हटवाने की कोशिश करते थे वो लोग फोर्स के मदद से। दोज लिविंग अराउंड इंडिगो फैक्ट्री फेस्ड एविक्शन फ्रॉम देयर लैंड, उनको उनकी जमीनों से हटवा दिया गया फोर्सफुली या जैसे भी, निज सिस्टम के अंदर में। क्योंकि निज सिस्टम का मतलब ही क्या होता है आप लोगों का? निज सिस्टम का मतलब ही होता है जिसमें बागान मालिक खुद का खेती करे। और ये जो आप लोग ऑप्शन दे रहे हैं ना BCD, ये भाई सब के सब आपके रेवती सिस्टम के हैं। छोटी सी बात है पगले, इतनी सी बात थी, रेवती सिस्टम का है वो सब आपका, ठीक है। थैंक यू आकांक्षा माल जी। ओके, तो ये निज सिस्टम की बात हो रही थी, ये आप लोगों ने देखा नहीं क्या? ये बात किसकी हो रही है यहाँ? निज सिस्टम की बात हो रही है। एक छोटी सी बात थी यहाँ पर में, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता सारा का सारा, सारा का सारा ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाते, ठीक है। निज सिस्टम की बात थी। तो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जो है फ्रेंड्स, एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, एक एक बार जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, सभी लोग एक एक बार फिर से हर जगह पे जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां वहां पर मैं शेयर कर देंगे फ्रेंड्स इस सेशन को। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों का रिस्पांस रहा, ठीक है, तो मैं कल इसको वापस से कंटिन्यू करता हूँ। कल हिस्ट्री ही कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ज्योग्राफी को परसू कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करके आगे में इसको बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। बाकी तब तक जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में आप लोग जुड़ सकते हो। मेरे पास में बहुत सारा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, बहुत सारा है, बहुत सारा। आप लोग थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि इतना कुछ है मेरे पास में पढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए। बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बहुत सारी चीजें है मेरे पास में पढ़ाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। बस आप पढ़ते जाओगे और खत्म नहीं होने वाला ये, बस चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। बस आप पढ़ने के लिए रेडी हो क्या वो इंपॉर्टेंट रखता है। मैं इसमें और इम्प्रोवाइज कर दूंगा कल तक, तो देख रहे हो आप लोग, बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है, चल रहा है और चल रहा है, बस चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आप लोगों से बोलूँगा और भी है आगे में, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। बस ब्लैंक स्लाइड पे आगे रोकते हैं। यहाँ पर मैं सभी लोग इस सेशन को जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर कर देंगे। और जितने भी लोग BPSC वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि लास्ट 4 दिन बचे आप लोगों के लिए एनरोलमेंट के, उसके बाद में एनरोलमेंट बंद हो जाएगा। तो 7611101101 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप लोग 96978888, ठीक है, 444 इस नंबर के ऊपर में भी आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है। 9697888844 इस नंबर के ऊपर में भी आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है। जितने भी लोग BPSC के लिए, केवल 4 दिन बचे हैं, आखिरी के 4 दिन जब तक आप खरीद सकते हो, क्योंकि हमें आपसे एनरोलमेंट नहीं चाहिए, हमें आपको सिलेक्शन देना है, ठीक है, हमें सिलेक्शन देना है। और सिलेक्शन जो है उसके लिए भाई समय चाहिए होता है जी। बिल्कुल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कुछ आ सकते हैं, इसी वजह से आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। BPSC में भी आ सकते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ज्ञान गंगा जी, वो आप नंबर पे कॉल करके एक बार बात कर लेना, वो आपको बता देंगे, ठीक है जी। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मिलते हैं हम लोग, एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। 2700 से भी ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिया है। सभी लोग एक एक बार सभी जगह पे शेयर कर देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। थोड़ी देर दीजिए मुझे, 10 से 15 मिनट। मैं दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों का, उसके ऊपर मैं आप लोगों से, जो दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ में लिंक शेयर कर रहा हूँ टेस्ट की, ठीक है। DANISHSHEIKH दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो आप लोग, ठीक है। वहां पर मैं टेस्ट की लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। आप लोग टेस्ट देकर भी थोड़ा सा अपने आप को जांच सकते हो कि कितना आप लोग हैं, ठीक है। इसका भी PDF पेड बैच में दे दीजिएगा सर जी। बिल्कुल मैं दे दूंगा इसको, इसका भी PDF।
आपकी क्लास में मज़ा आ जाता है सर, मेरे को भी बहुत मज़ा आ जाता है। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू वेरी मच। कल ज्योग्राफी, कल कमलेश इसको कंटिन्यू कर लेते, कल खत्म कर लेंगे, फिर ज्योग्राफी कर लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।